आज का टॉपिक है थ्री पेरेंट या माइटोकॉन्ड्रियल डिजीज। माइटोकॉन्ड्रियल जो डिजीज है ये एक प्रकार का अनुवांशिक रोग है। अनुवांशिक रोग की दो वैरायटी मैंने आपको इससे पहले ही पढ़ा दी है, एक गुणसूत्र में परिवर्तन के कारण और एक जीन में परिवर्तन मतलब उत्परिवर्तन के कारण। माइटोकॉन्ड्रियल डिजीज जो है ये भी अनुवांशिक रोग का एक प्रकार है। देखते हैं क्या होता है। और इसी अनुवांशिक रोग के बहाने मैं आपको एक और टॉपिक पढ़ाऊंगा, थ्री पेरेंट्स। बहुत इंपॉर्टेंट है, करंट टॉपिक और क्लास बहुत कंसेप्टिव रहेगी, ध्यान से समझना। स्टार्ट करते हैं। कुछ पढ़े स्टार्ट करने से पहले आपको ये बात पता है, मेल जो होता है और एक फीमेल होती है। आप सभी लोगों को पता है मेल के अंदर स्पर्म बनते हैं। स्पर्म का मतलब शुक्राणु। और आप सभी लोगों को पता है फीमेल जो है, इस फीमेल के अंदर एग बनता है और एग का मतलब अंडा। ये सभी लोगों को पता है। और आपको पता है स्पर्म और एग सेक्सुअल कांटेक्ट के थ्रू ये मिलते हैं, और जब ये मिल जाते हैं तो आपको सबको पता है एक जाइगोट बनता है, युग्मनज बनता है, और वो आगे जाके बेबी या संतान बनाता है। सबको पता है, पर स्टेप बाय स्टेप शुरू करते हैं। थोड़ी सी स्ट्रक्चर हम देख लेते हैं, स्पर्म कैसा होता है, और थोड़ा सा हल्का सा अंदाजा हम देख लेते हैं एग कैसा होता है। दोनों की स्ट्रक्चर देखते हैं तो कैसे कैसे वो देखते हैं। ये रहा हमारा शुक्राणु, शुक्राणु या स्पर्म। अगर हम स्पर्म को देखें तो शुक्राणु जो है इसके तीन पार्ट होते हैं, और जो तीन पार्ट है इसका ये वाला जो पार्ट आपको दिख रहा है, इस वाले पार्ट को हम बोलते हैं हेड। ये वाला जो पार्ट है इसको हम बोलते हैं मिडिल पार्ट, मध्य भाग। और ये वाला जो पार्ट है लंबा सा, इसको हम बोलते हैं टेल या पूंछ। क्योंकि शुक्राणु एक सेल है और हर सेल के अंदर आपको पता है न्यूक्लियस होता है, तो जो शुक्राणु का न्यूक्लियस है, केंद्रक है, ये इसका जो शुरू वाला भाग है ये पूरा हेड है। ये जो आपको पूरा दिख रहा है ये पूरा हेड है। इस हेड के अंदर ये रहा न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस का मतलब केंद्रक। शुक्राणु का जो हेड वाला भाग होता है इसमें न्यूक्लियस के आगे एक संरचना पाई जाती है। इस संरचना को हम बोलते हैं एक्रोसोम। ये एक्रोसोम क्या होता है, कैसे काम करेगा, हल्का सा देखते हैं। एक्रोसोम कुछ नहीं होता है, इस एक्रोसोम के अंदर एंजाइम होते हैं, बहुत सारे एंजाइम होते हैं। इसका मतलब जो एक्रोसोम है, ये एक्रोसोम कुछ भी नहीं है, यहाँ पर बहुत सारे एंजाइम भरे हुए। ये एंजाइम क्या काम आएंगे वो मैं आपको बताता हूँ। ये तो केंद्रक है, ये एक्रोसोम है, एक्रोसोम में एंजाइम होते हैं। और ये एंजाइम क्या करता है, जब शुक्राणु और एग मिलता है, तो शुक्राणु या स्पर्म का जो एक्रोसोम है, इस एक्रोसोम के एंजाइम बाहर निकलते हैं, और ये एंजाइम क्या करेंगे, एग जो है, इस एग के ऊपर एक आवरण पाया जाता है, उस आवरण को नष्ट कर देते हैं। इससे क्या होता है, स्पर्म एग के अंदर एंटी मार लेता है। स्पर्म को एग के अंदर एंटी मारने के लिए इस एक के चारों ओर के आवरण को हटाना पड़ेगा, और हटाता कौन है, एक्रोसोम, क्योंकि इसके अंदर एंजाइम पाए जाते हैं। चलो ठीक है, इसका काम समझ में आ गया। मिडिल पार्ट के अंदर देखें तो मिडिल पार्ट के अंदर जो दिख रहा है आपको, ये माइटोकॉन्ड्रिया है। बहुत सारे माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाते हैं, और जो माइटोकॉन्ड्रिया है सभी लोगों को पता है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एनर्जी बनती है। यहाँ पर एनर्जी बनेगी, इस एनर्जी का यूज शुक्राणु की टेल करेगी। ये जो शुक्राणु है इस टेल की सहायता से मूवमेंट करता है, तो जो मूवमेंट करेगा इसके लिए एनर्जी कहां से आएगी, इस माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा। ये स्पर्म की एक बहुत हल्की सी स्ट्रक्चर, हालांकि स्पर्म के अंदर और भी चीजें होती है, जैसे पर सेंट्रियोल होता है, तारकाएं होता है, पर हमको वो देखना अभी इस लेसन में जितनी काम की चीज आएगी वो देखते हैं। आगे बढ़ते हैं, स्पर्म की स्ट्रक्चर हो गई। उसके बाद एग की स्ट्रक्चर भी देखते हैं। एग का मतलब अंडा, तो अंडे की स्ट्रक्चर देखते हैं। ये हमारा एग है, और अभी मैंने आपको बताया एग भी क्या है, एक प्रकार की सेल, और सेल की ये एग है, और ये एग की जो दिख रही है आपको, ये एग की सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन बोल दो या कोशिका झिल्ली बोल दो, एक ही बात है। तो ये जो दिख रहा है आपको, उसको हम बोल रहे हैं सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन या कोशिका झिल्ली एक ही बात है। और आपको पता है सेल के अंदर कोशिका द्रव्य होता है, ये कोशिका द्रव्य भरा हुआ है, और ये जो कोशिका द्रव्य है इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्म। और आपको पता है कोशिका द्रव्य साइटोप्लाज्म में बहुत सारी चीजें होती है, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, गोल्जी बॉडी, वो चीजें होती है। पर जिससे मुझे भी मतलब है वो मैंने बता दिया। माइटोकॉन्ड्रिया जो स्पर्म है, इस स्पर्म के अंदर ये बहुत सारे माइटोकॉन्ड्रिया पाए जा रहे हैं। कोशिका द्रव्य के अंदर है, साइटोप्लाज्म के अंदर ही माइटोकॉन्ड्रिया पाए जा रहे हैं। चलो ये भी समझ में आ गया, माइटोकॉन्ड्रिया, बहुत सारे माइटोकॉन्ड्रिया है। और भी चीजें यहाँ पर, राइबोसोम भी होगा, गोल्जी बॉडी भी होगा, पर हमारा अटेंशन अभी केवल माइटोकॉन्ड्रिया पर है। मैंने माइटोकॉन्ड्रिया बना दिया, और जो माइटोकॉन्ड्रिया होगा ये कहां पर होगा, राइबोसोम में। अब आगे चलते हैं। एग के ऊपर ये जो सेल मेम्ब्रेन है, इस सेल मेम्ब्रेन या कोशिका झिल्ली के ऊपर एक और मोटा आवरण पाया जाता है, और जो मोटा आवरण पाया जाता है, इस मोटे आवरण को बोलते हैं, इंपॉर्टेंट नाम इसको बोलते हैं जोना पेलेसुडा। जो मोटा आवरण है, ये जो दिख रहा है आपको, उसको बोलते हैं जोना पेलेसुडा। अब बात समझना, ये स्ट्रक्चर हो गई। आपको पता है शुक्राणु
और एग आपस में मिलते हैं तो संतान बनती है। जब स्पर्म आएगा तो ये स्पर्म इसके अंदर प्रवेश करेगा और इसके अंदर एग के अंदर प्रवेश करने के लिए जरूरी है कि जो शुक्राणु है ये इस आवरण को हटाए। जब ये शुक्राणु जो इस आवरण को हटा देगा तभी ये जो शुक्राणु है ये इसके अंदर प्रवेश करेगा। और मैंने आपको बता दिया ये जो जोनोपेलेसुडा वाला आवरण है ये शुक्राणु कैसे हटाएगा, तो अभी मैंने बताया था शुक्राणु के अंदर एक्रोसोम पाया जाता है, उसके अंदर एंजाइम होते हैं, ये एंजाइम यहाँ से निकलते हैं और उसको घोल देते हैं। कैसे, वो अभी आगे देखते हैं। ये वाला डायग्राम बहुत कंसेप्टिव है तो थोड़ा फोकस होकर ध्यान से समझना। इस एक ही डायग्राम के अंदर मैंने ये एग ले लिया, ये जो दिख रहा है आपको एग है, हालांकि मैंने इस एग का पूरी स्ट्रक्चर नहीं बनाई, ये हमारा एग मान लिया हमने पूरा। और आपको पता है एग का ये न्यूक्लियस ले लिया, ये एग का हमने न्यूक्लियस ले लिया और एग के माइटोकॉन्ड्रिया ले लिया और एग का साइटोप्लाज्म और एग के चारों तरफ आपको पता है लेयर पाई जा रही थी मोटी सी, जिसे हम क्या बोल रहे थे, जोना पेलेसुडा। ये जोना पेलेसुडा है, तीनों डायग्राम सेम है, ये पूरा इसको हम एक कर देते हैं, ये पूरा डायग्राम है, ये एक हो गया। अब बात समझते हैं क्या है। आपको पता है फीमेल के अंदर एक महीने में केवल एक ही एग बनता है, ये मैं जनन या रिप्रोडक्शन वाली क्लास में समझाऊंगा। फीमेल में एक मासिक चक्र या एक मेंस्ट्रुअल साइकिल में केवल एक ही एग बनता है, ये एक ही एग है, ये मैंने आगे स्टेप बना रखी, इसको आप 3 एग मत समझना, एक अंडा एक ही है और इसके 3 स्टेप है। अब थोड़ा बात समझना, ये एक क्वेश्चन है जो मैं सभी क्लासेज मैंने सभी बैचेज में ये क्वेश्चन पूछा हुआ भी है और इसका जवाब मुझे किसी बैच में नहीं पूछा मिला भी नहीं है, मैं दोबारा पूछ रहा हूँ। क्वेश्चन क्या है, फीमेल में मादा में हर मासिक चक्र में मतलब हर एक महीने में केवल एक अंडा बनता है, लेकिन जब नर और मादा के बीच में सेक्सुअल कांटेक्ट होता है तो नर के द्वारा लाखों मिलियन नंबर में शुक्राणु आते हैं। और मैंने आपको ये भी बताया एक संतान बनने के लिए केवल एक शुक्राणु और एक अंडे होने का काफी है, तो मेल इतने नंबर में शुक्राणु निकालने की कहां जरूरत आती है। बहुत से लोग इसका आंसर देते हैं कि जो नर स्पर्म निकालता है उनमें से बहुत सारे स्पर्म नष्ट हो जाते हैं, केवल एक ही स्पर्म जिंदा बचता है और वो अंडे से जुड़ जाता है। सभी का ये आंसर मिलता है, पर मेरे ख्याल से आंसर सही नहीं है। सही आंसर ढूंढने की हम कोशिश करते हैं, सही आंसर क्या है वो थोड़ा ध्यान से समझना। एक हल्का सा मैं यहाँ पर एक अंदाजा बता दूं आपको। आपको पता है मादा जनन तंत्र की बात करें तो ये फीमेल के अंदर अंडाशय पाते हैं, ये 2 अंडाशय या ओवेरी है। उसके बाद आपको पता है फीमेल के अंदर ये गर्भाशय, गर्भाशय का मतलब यूट्रस। उसके बाद आपको पता है ये फीमेल में वेजाइना है, वेजाइना का मतलब योनि। और उसके बाद आपको पता है यहाँ पर ये फेलोपियन ट्यूब होती है, ये सभी को ये फेलोपियन ट्यूब, ये हल्की सी स्ट्रक्चर मैंने बता दी मादा जनन तंत्र की। और आपको पता है जब सेक्सुअल कांटेक्ट होता है नर और मादा के बीच में तो नर के द्वारा जो स्पर्म होते हैं वो वेजाइना में आते हैं, वेजाइना का मतलब योनि में। जब ये स्पर्म यहाँ पर आ जाते हैं तो स्पर्म यहाँ पर जाते हैं, यहाँ का मतलब कहाँ पर, गर्भाशय में, यूट्रस में, और फिर यूट्रस से कहाँ पर जाते हैं, फेलोपियन नलिका में, और फेलोपियन ये स्पर्म आ गए यहाँ पर। और आपको पता है ये कौन है, ओवेरी अंडा से, यहाँ से अंडा निकलता है, यहाँ पर अंडा बन रहा है, कितना अंडा बन रहा है, केवल एक महीने में एक। और यहाँ पर शुक्राणु कितने आए थे, मिलियन में। तो ये अंडा जो है ये यहाँ से निकल के यहाँ आ जाता है फेलोपियन नलिका में, और जब ये आ जाता है तो कौन कौन मिल जाते हैं, ये अंडा मिल जाता है और ये कौन मिल जाता है, स्पर्म मिल जाता है, ये दोनों मिल जाते हैं। और जब ये दोनों मिल जाते हैं, कैसे मिलते हैं वो स्टेप में आपको बता रहा हूँ। इन दोनों के मिलने को क्या बोलते हैं, स्पर्म और एग के मिलने को क्या बोलते हैं, सभी को पता है फर्टिलाइजेशन बोलते हैं, निषेचन बोलते हैं। तो निषेचन का होता है फेलोपियन नलिका में। अच्छा, अंडा एक ही है, स्पर्म कितने हैं, बहुत सारे, ये तो समझ में आ गया। ये डायग्राम याद रखना, आगे और पढ़ेंगे एक बार दोबारा। ये योनि है, वेजाइना है, ये गर्भाशय है, यूट्रस है, ये फेलोपियन नलिका है, और ये ओवेरी है, अंडा से। स्पर्म यहाँ पर आएंगे, नर के द्वारा स्पर्म योनि में डाले जाते हैं, योनि से गर्भाशय में आएंगे स्पर्म, मूव करते हुए अपनी टेल की सहायता से, अपनी पूंछ की सहायता से मूवमेंट करता हुआ यहाँ आएगा, यहाँ से फेलोपियन नलिका में आता है। शुक्राणु कभी भी अंडाशय में नहीं जाता, क्योंकि अंडाशय के अंदर तो अंडा बनता है, ये अंडा यहाँ से निकल के यहाँ आता है, और शुक्राणु और अंडा यहाँ पर क्रिया करते हैं। चलो ठीक है, अब आगे देखते हैं क्या होता है, उस डायग्राम को हम समझते हैं। अब मैं आपको बता रहा हूं कि कैसे इतने सारे स्पर्म जरूरी होते हैं, वो थोड़ा ध्यान से समझना। मान लेते हैं ये हमारा एग है, ये हमारा एग है, अंडा एक ही है, और ये स्पर्म आ गया, ये स्पर्म है। और आपको पता है एक के चारों तरफ मोटा सा आवरण पाया जा रहा था। अब सुनना क्या होता है, आपको पता निषेचन का मतलब होता है शुक्राणु और अंडे का मिलना, और जब शुक्राणु और अंडा मिल जाएगा तभी तो बेबी बनेगा। तो देखते हैं क्या होता है। जब ये स्पर्म आता है, ये मैंने स्पर्म बना दिया, अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया ये स्पर्म का हेड हो गया, ये स्पर्म का मिडिल पार्ट हो गया जहाँ पर बहुत सारे माइटोकॉन्ड्रिया है, और स्पर्म की पूंछ हो गई, टेल हो गई। और आपको अभी मैंने बताया था ये स्पर्म का कौन हो गया, एक्रोसोम, और ये न्यूक्लियस हो गया। और मैंने आपको क्या बताया था, एक्रोसोम के अंदर एंजाइम पाए जाते हैं, वो एंजाइम निकलते हैं बाहर, और वो क्या करते हैं, एक के चारों तरफ जो मोटा आवरण था जिसका नाम था जोनोपेलेसुडा, उसको खोल देते हैं। तो देखते हैं क्या होता है। अब बात समझ, ये जैसे स्पर्म
गति करता हुआ अंडे के पास आता है, तो ये स्पर्म है, इस स्पर्म का एक्रोसोम का मतलब एंजाइम बाहर निकल रहे हैं और ये बाहर निकल के क्या करेंगे, ये जगह को घोलेंगे, जोनो पेलेसुडा को नष्ट करेंगे। जब जोनो पेलेसुडा को नष्ट करेंगे तो यहाँ की जोनो पेलेसुडा गायब हो जाएगी, और जब जोनो पेलेसुडा गायब हो जाएगी तो ये जो स्पर्म है ये एक के अंदर चल जाएगा। पर यहाँ पर मैं एक इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ, वो बात समझना। एक अंडे के जोनो पेलेसुडा को नष्ट करने के लिए केवल एक शुक्राणु के एक्रोसोम काफी नहीं है। ऐसा नहीं केवल एक अकेले शुक्राणु के एक्रोसोम के अंदर इतने एंजाइम नहीं होते कि वो एक अंडे के जोनो पेलेसुडा को नष्ट कर दे। तो ऊपर देखना मैं क्या लिखा हुआ है, कम से कम एक अंडे के जोनो पेलेसुडा को नष्ट करने के लिए 1,00,000 स्पर्म के एक्रोसोम जरूरी है। इसका मतलब कम से कम हमारे पास, अगर हम चाहते हैं कि जोनो पेलेसुडा को नष्ट करें, तो हमारे पास 1,00,000 स्पर्म होने चाहिए, क्योंकि 1,00,000 स्पर्म के एक्रोसोम के एंजाइम मिलकर इसको हम खत्म करते हैं। तो 1,00,000 स्पर्म के एक्रोसोम असेंशियल है, जरूरी किसके लिए, इस जोनो पेलेसुडा के आवरण को नष्ट करने के लिए। मान लेते हैं ये 1,00,000 स्पर्म है और 1,00,000 स्पर्म नष्ट कर दिए, चलो ठीक है, नष्ट हो गया। अब इतने 1,00,000 स्पर्म ने तो नष्ट कर दिया, पर नष्ट जैसे ही होता है तो इनमें से केवल एक ही, ये जो 1,00,000 स्पर्म आए थे उनमें से केवल एक ही स्पर्म एंटी मारता है, बाकी कहाँ जाते हैं, बाकी नष्ट हो जाते हैं। इसका मतलब ये हुआ शुक्राणु आते तो बहुत सारे, 1,00,000 शुक्राणु के द्वारा तो जोनो पेलेसुडा नष्ट हो जाती है, लेकिन जोनो पेलेसुडा जैसे नष्ट होती है उसके बाद अंडे के अंदर केवल एक ही शुक्राणु जाता है, क्योंकि जैसे ही एक शुक्राणु अंदर जाता है और शुक्राणु अंदर जाने की कोशिश करते हैं, इससे पहले ही अंडे के चारों ओर एक लेयर बन जाती है, वो बाकी स्पर्म को आने से रोकती है। पर अभी हमको उसको नहीं जाना, केवल एक अंडा गया, सॉरी एक स्पर्म एंटी मारा। चलो देख रहे हैं एक स्पर्म एंटी मारा है कैसे, ये देखना, ये जो हेड है, ये अंडे की जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये एक की प्लाज्मा मेम्ब्रेन और ये शुक्राणु का जो हेड था, ये मिल गए। और जैसे ही मिलते हैं तो ये एक था, एक्रोसोम तो नष्ट हो गया, एक्रोसोम नहीं है, एक्रोसोम तो पूरा निकल गया था यहाँ से, यहाँ पर कोई एक्रोसोम नहीं है। अब देखना है ये जो स्पर्म का न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस निकल जाता है और ये न्यूक्लियस निकल के कहां पर आ गया, ये एक के अंदर आ गया, ये एक के अंदर आ गया। अब बात समझना जो मैं आपको बोल रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट बात ये, जब शुक्राणु और अंडा मिलते हैं, मतलब जब निषेचन होता है, तो पूरा का पूरा शुक्राणु अंडे के अंदर प्रवेश नहीं करता, शुक्राणु का केवल न्यूक्लियस मतलब केंद्रक ही अंडे के अंदर प्रवेश करता है, बाकी पूरी चीज बाहर रह जाती है। पूरी चीज का मतलब टेल भी बाहर रह जाएगी, ये जो दिख रहा है आपको मिडिल पार्ट जिसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया थे, ये भी बाहर रह जाएगा, और ये वाला पार्ट जो दिख रहा है ये भी बाहर चल जाएगा। एक्रोसोम तो पहले ही नष्ट हो गए, वो बाहर निकल गए थे, बचा न्यूक्लियस, न्यूक्लियस अंदर आ जाता है। तो यहाँ पर मैं एक बात बोलूंगा, निषेचन की सही परिभाषा क्या है। बहुत से लोग ये सोचते हैं कि निषेचन या फर्टिलाइजेशन की परिभाषा ये शुक्राणु और अंडे का मिलना, ये सही परिभाषा नहीं है। सही परिभाषा ये, शुक्राणु के न्यूक्लियस का, ध्यान से सुनना, शुक्राणु के न्यूक्लियस, ये अंदर आ गया न्यूक्लियस, शुक्राणु के केंद्रक का और अंडे के केंद्रक का, ये अंडे के केंद्रक का, इन दोनों का मिलना निषेचन कहलाता है। इसका मतलब निषेचन की प्रक्रिया कहां होगी, अंडे के अंदर। और निषेचन का मतलब क्या है, अंडे के न्यूक्लियस और शुक्राणु के न्यूक्लियस, इन दोनों का मिलना निषेचन। चलो हम समझ गए निषेचन अंडे के अंदर हो रहा है। अब आगे समझना, जैसे ये दोनों मिलते हैं, कौन मिलते हैं, शुक्राणु का न्यूक्लियस और अंडे का न्यूक्लियस, जैसे ही मिलेंगे उसके बाद क्या होता है, इस अंडे को, अच्छा जैसे ही दोनों मिलेंगे इसका मतलब क्या हो गया, निषेचन हो गया। और अब इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे निषेचित अंडा, क्योंकि इसमें निषेचन हो गया। और इंग्लिश में क्या बोलेंगे इसको हम, इंग्लिश में इसको हम बोलेंगे फर्टिलाइज एग, क्योंकि जैसे ही स्पर्म का न्यूक्लियस अंदर आए, न्यूक्लियस इसके साथ रिएक्ट मिल जाएगा, किसके साथ मिल जाएगा, एक के न्यूक्लियस साथ, जैसे दोनों न्यूक्लियस मिलेंगे निषेचन हो गया। और निषेचन हो गया, अब ये अंडा नहीं है, अभी अंडा क्या कहलाएगा, निषेचित एग, निषेचित अंडा या फर्टिलाइज एग। और इसी फर्टिलाइज एग को हम जायगोट के नाम से भी जानते हैं। जायगोट का मतलब सभी को पता है, युग्मनज। चलो ये भी बात समझ में आ गई। अब एक बात और, कुछ डाटा यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, थोड़ा समझना। जब एक मेल से सेक्सुअल कांटेक्ट होता है, तो एक बार सेक्सुअल कांटेक्ट करने पर मेल के अंदर से कितने स्पर्म निकलते हैं, मेल के अंदर से स्पर्म निकलते हैं 40 मिलियन। मतलब कोई भी मेल अगर सेक्सुअल कांटेक्ट करेगा तो 40 मिलियन स्पर्म निकल रहे हैं। और 1 मिलियन में सभी को पता है 10 लाख होते हैं, तो 40 मिलियन स्पर्म निकल रहे हैं। इसका मतलब मैं अगर इसको लाख में लिखूं तो कितने लाख हो गए, 400 लाख। इसका मतलब एक बार सेक्सुअल कांटेक्ट करने पर 400 लाख स्पर्म निकल रहे हैं। पर आगे ये चीज समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। इन 400 लाख स्पर्म के अंदर देखें हम, जो मेल के अंदर से निकल रहे हैं, तो थोड़ा ध्यान से समझना, इन 400 लाख में से कम 40% ये से थोड़े से ज्यादा स्पर्म ही मोटाइल होते हैं। मोटाइल का मतलब गतिशील, मतलब नर के अंदर से जो स्पर्म निकले थे इतने सारे, इनमें से केवल 40% ये इससे तो थोड़े से ज्यादा ही गतिशील होते हैं। बाकी जो बच गए 60% बच गए, वो गतिशील ही नहीं होते।
इसका मतलब ये हुआ कि जो इतने सारे स्पर्म निकलते हैं ये सब काम के नहीं है, क्योंकि इनमें से 60% जो स्पर्म है वो तो गति नहीं करे। जब वो गति नहीं करेंगे तो योनि में जब जाएंगे, फीमेल की वेजाइना में जाएंगे, तो फैलोपियन नलिका में कैसे पहुंचेंगे, बेकार हो गया। दूसरा और डाटा देखना, 60% होते हैं इनमें से 60% वो वाइटल होते हैं। वाइटल का मतलब होता है जीवन सम, मतलब ये है कि जो स्पर्म इतने सारे होते हैं इनमें से केवल 60% स्पर्म ही जिंदा होते हैं, बाकी जो स्पर्म नर की बॉडी से आते हैं वो मरे हुए होते हैं। चलो ठीक है, और डाटा देखना, इनमें से केवल 4% लिखा है मैंने, जो स्पर्म आते हैं नर की बॉडी से उनमें से केवल और केवल 4% स्पर्म जो होते हैं उनकी मोर्फोलॉजी नॉर्मल होती है। मोर्फोलॉजी का मतलब उनका आकार नॉर्मल होता है। इतने सारे स्पर्म में से केवल 4% की आकार ही नॉर्मल था। आप बोलोगे आकार नॉर्मल होने का मतलब, आकार नॉर्मल होने का मतलब उनके शुरुआत में हेड था, उनके बीच में मिडिल पीस था जिसमें माइटोकॉन्ड्रिया थे, उनके लास्ट में टेल था। बाकी जो इतने स्पर्म बच गए 96% स्पर्म बन गए, उनकी मोर्फोलॉजी नॉर्मल ही नहीं है। किसी के अंदर हेड है तो किसी के अंदर टेल नहीं है, किसी के अंदर मिडिल पीस नहीं है। तो बात समझ गए। अब बात समझना, बहुत से लोग इसमें कंफ्यूज हो रहे होंगे कि सर ये क्या करा, 40%, 60%, 4, ये तो 100 से भी ज्यादा कर रहा है, ये क्या है? तो थोड़ा आपको मैं समझा रहा हूँ, बात समझना। ये जो 40% मोटाइल होते हैं, 40% जो गतिशील होते हैं और ये जो 60% वाइटल होते हैं, तो ये हो सकते हैं कि ये जो 60% है, इसी 60% में से कुछ परसेंट मोटाइल भी हो, और हो सकता है इन जो 40% इनमें से 60% कुछ वाइटल, और जो नीचे 4% लिखा है ये 4% की मोर्फोलॉजी नॉर्मल है। तो इसका मतलब इन तीनों का आप ऐड मत करना, ये तीनों डाटा आपस में ओवरलैप हो सकते हैं। समझ रहे हो बात? पर यहाँ पर जो काम की चीज है, मैं आपको बोल रहा हूँ, ये डाटा आपसे कोई एग्जाम में नहीं पूछेगा, बस ये आपकी समझ पैदा करने के लिए मैंने बनाया है। तो इनमें से मैं एक डाटा उठा लेता हूँ, वो हमारे कंसेप्ट क्लियर करेगा। हम वो डाटा उठाते हैं, ये वाले मान लेते हैं 4% जो है स्पर्म जो इतने निकले, इनकी मोर्फोलॉजी नॉर्मल थी। तो आप बताना 4% की आकार नॉर्मल था, इसका मतलब है 96% जो स्पर्म है वो तो बेकार है। चलो ठीक है, बात समझना, मैंने इन डाटा को नहीं लिया, मैं बस केवल इस डाटा को ले रहा हूँ। बात समझना, तो आप बताना 400 लाख में से अगर मैं 4% देखूंगा तो कितना लाख हो गया? 16 लाख। इसका मतलब जो नर इतने सारे स्पर्म निकाल रहा है 400 लाख, इनमें से केवल 16 लाख स्पर्म ही ऐसे हैं जो जिनकी आकृति क्या होगी, आकार कैसा होगा? नॉर्मल। बाकी और जो स्पर्म है वो कोई काम के नहीं रहेंगे क्योंकि इनकी आकृति नॉर्मल ही नहीं है। चलो बात समझना, अब मैंने 16 लाख ले लिया, पर इन 16 लाख में से भी, क्योंकि इसमें मैंने केवल आकृति देखी, इन 16 लाख में से भी बहुत सारे स्पर्म ऐसे होंगे जिनकी जो मोटिलिटी नहीं होगी, जिनके पास गतिशीलता नहीं होगी, या जिनके पास जीवन क्षमता नहीं होगी। तो अगर मैं इन सब डाटा को मिला दूं तो देखना क्या होगा, इतने ये 16 लाख तो समझ गए, इन 16 लाख में से भी बहुत सारे अगतिशील होंगे, बहुत सारे मरे हुए होंगे। तो इन 16 लाख में से अगर डाटा निकाले तो केवल 10 से 12 लाख शुक्राणु बचते हैं। ये 10 से 12 लाख शुक्राणु वो है जिनका आकार नॉर्मल है, ये 10 से 12 लाख शुक्राणु वो है जो गतिशील है, और ये 10 से 12 लाख शुक्राणु वो है जो जीवनक्षम है। यही काम आने वाले। अब बात समझना, 400 लाख थे फाइनल, अब मैं आपको सलाह दूंगा, ये डाटा भूल सकते हो, अब काम की चीज समझना। इन 400 इस लाख स्पर्म में से केवल और केवल कितने स्पर्म काम के? 10 से 12 लाख। और ये 10 से 12 लाख जो शुक्राणु दिख रहे हैं ये योनि में आएंगे। योनि का मतलब अगर ये हम डाटा देखें, रफली डायग्राम बनाएं, तो ये जो दिख रहे हैं आपको 10 से 12 लाख स्पर्म, ये 10 से 12 लाख स्पर्म कहां पर आएंगे? यहां पर आएंगे। और जब ये यहाँ पर आएंगे, अब बात समझना, तो यहाँ पर कितने स्पर्म आ गए? 10 से 12 लाख। और ये सब स्पर्म गति करते हुए यहाँ जाएंगे, पर जब ये यहाँ से यहाँ तक पहुंचते हैं, फैलोपियन नलिका में पहुंचते हैं, तो इनमें से भी केवल और केवल जो योनि में शुक्राणु आए थे उनमें से केवल 20% शुक्राणु यहाँ पर पहुंचते हैं, बाकी 80% उसमें नष्ट हो जाते हैं। तो इसका मतलब टोटल शुक्राणु तो इतने थे, वेजाइना में इतने पहुंचे का मतलब बाकी कहाँ गए? बाकी दिख रहे हैं आपको। और इतने सारे शुक्राणु से भी ये लिखा हुआ मैंने 1/5 का मतलब होता है 20% स्पर्म ही यहाँ तक पहुंच पाते हैं। तो पूरा डाटा समझ में आ गया। और इसका 20 लाख कितना, इसका 20% कितना होगा? 10 से 12 लाख का केवल 2 से 3 लाख। इसका मतलब यहाँ पर स्पर्म केवल कितने पहुंच रहे हैं? 2 से 3 लाख। इसका मतलब फाइनली एक बार दोबारा रिपीट कर देता हूं मैं, स्पर्म थे इतने, पर इन तीनों डाटा को देखें हम स्पर्म, तो काम के स्पर्म हमारे पास कितने? काम के स्पर्म है हमारे पास 10 से 12 लाख। तो योनि के अंदर स्पर्म तो 400 लाख आते हैं, पर 400 लाख में से काम के स्पर्म केवल इतने ही है। और इतने स्पर्म को यहाँ तक पहुंचने में केवल 20% स्पर्म ही जिंदा बचते हैं, बाकी नष्ट हो जाते हैं। तो केवल कितने स्पर्म बच गए? 2 से 3 लाख। और ये जो 2 से 3 लाख स्पर्म आए, इनमें से केवल 1 लाख स्पर्म एक के चारों तरफ के जोनों पेलिसिडा को नष्ट कर देंगे और वो निश्चित हो जाएगा। तो पूरा डाटा समझ में आ गया होगा। अब आगे चलते हैं। ये जो मैंने पढ़ा है उसका मैं जल्दी से एक बार बोल देता हूँ। स्पर्म के एक्रोसोम में एंजाइम पाए जाते हैं। निषेचन के समय आपको पता है ये एक्रोसोम के एंजाइम निकलकर
एक के ऊपर जो आवरण होता है दोनों पहले सूडा उसको नष्ट कर देते हैं। निषेचन में ओनली, निषेचन जो दिख रहा है इसमें ओनली न्यूक्लियस एक में जाता है। अच्छा यहाँ पर एक बात और थोड़ा ध्यान से समझना, जो मुझे बताना आपको, जो सबसे ज्यादा काम की बात है, और वो सबसे ज्यादा काम की बात इस वाले डायग्राम में समझना। आपको पता है, मैंने आपको बताया जब निषेचन हो रहा है तो निषेचन के अंदर शुक्राणु का केवल न्यूक्लियस ही अंदर जा रहा है, शुक्राणु का जो माइटोकॉन्ड्रिया और जो टेल है ये बाहर ही रह गई। तो यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात समझना, निषेचन के दौरान शुक्राणु का केवल केंद्रक अंदर आता है, शुक्राणु का माइटोकॉन्ड्रिया अंदर नहीं आ रहा। सबसे ज्यादा काम की बात, ये अंडा है, अंडे के अंदर ये न्यूक्लियस है, ये माइटोकॉन्ड्रिया है। जब निषेचन होता है तो शुक्राणु का माइटोकॉन्ड्रिया कभी भी अंडे के अंदर नहीं होता। इसका मतलब जब जायगोट बनता है, जायगोट का मतलब इन दोनों के मिलने से जो जायगोट बनता है उसमें शुक्राणु का माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता। इसका मतलब क्या हुआ, थोड़ा सा हल्का से एक बात और समझना, ये रहा स्पर्म और आपको पता है ये रहा एग। जब ये दोनों मिलेंगे तो ये दोनों मिलने को हम क्या बोलेंगे, जायगोट, और इसी जायगोट से आगे बेबी बन जाती है, और ये बेबी आगे क्या कहलाता है, ह्यूमन कहलाता है। तो और ह्यूमन जो है, ये ह्यूमन किसका बना होता है, सेल का। अगर हम हमारी सभी सेल में देखें तो जब निषेचन हुआ था तो निषेचन में केवल शुक्राणु का केंद्र ही आया था, माइटोकॉन्ड्रिया बाहर ही रह गया था। तो जो ये जो पहले अंडा था, जैसे निषेचन हो गया, अब आपको पता है ये अंडा बंडा नहीं है, जायगोट है, तो जायगोट के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया केवल किसके हैं, एक के ही तो माइटोकॉन्ड्रिया है, मेल के माइटोकॉन्ड्रिया तो आए ही नहीं। पर न्यूक्लियस, न्यूक्लियस किसका है, स्पर्म का भी न्यूक्लियस है, और किसका भी न्यूक्लियस है, फीमेल का भी। मेरे कहने का मतलब ये होता है, जायगोट जो है, इस जायगोट के अंदर न्यूक्लियस तो मेल का भी होता है और फीमेल का भी होता है, लेकिन इस जायगोट के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया केवल और केवल किसका होता है, फीमेल का, मतलब एक का। इसका मतलब जितने भी ह्यूमन बीइंग है और जितने भी ह्यूमन बीइंग की जितनी भी सेल है, उस सेल के अंदर न्यूक्लियस तो नर से भी आया था, मादा से भी आया था, मतलब मेल से भी आया था, फीमेल से भी आया था, मतलब स्पर्म से आया था और एग से आया था। लेकिन सभी सेल के अंदर जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है वो मां से आते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट बात समझ गए, हमारी सभी सेल के अंदर जितने भी माइटोकॉन्ड्रिया वो केवल मदर से आते हैं, वो फादर से नहीं आते। मदर से क्यों आएंगे, क्योंकि मदर के एग से आएंगे। फादर से क्योंकि फादर के अंदर तो स्पर्म बन रहे थे, और जब निषेचन होता है तो फादर के स्पर्म का जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो कभी भी अंडे के अंदर जाता ही नहीं है। तो बात समझ में आ गई आपके। अब आगे चलते हैं। तो थ्योरी में समझा रहा था, निषेचन में ओनली स्पर्म का न्यूक्लियस एक में जाता है। एक के जोनों पहले सूडा को नष्ट करने के लिए लगभग 1 लाख स्पर्म की आवश्यकता होती है, ये मैंने आपको बता दिया। उसके बाद नॉर्मल स्पर्म 400 लाख होते हैं, लेकिन सभी गतिशील या वायेबल या सामान्य आकार के नहीं होते। साथ ही वेजाइना योनि से 1 तक पहुंचने पर 1/5 मतलब 20% स्पर्म नष्ट हो जाते हैं। अतः एक के पास लगभग 2 से 3 लाख स्पर्म, ये सब समझा दिया मैंने। आगे फर्टिलाइजेशन में स्पर्म का ओनली न्यूक्लियस एक के अंदर एंटी मारता, माइटोकॉन्ड्रिया नहीं मारता। तो एग में स्पर्म और एग, देखो आप ध्यान से समझना, एग में, अंडे में स्पर्म और एग दोनों के न्यूक्लियस मिलने को हम क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन, निषेचन कहते हैं। और अब इस फर्टिलाइज एग को, अब इस निषेचित अंडे को ही हम क्या बोलते हैं, जायगोट बोलते हैं, मतलब क्या बोलते हैं, युग्मनज बोलते हैं। ये भी चीज समझ में आगे होगी। लास्ट में आगे की बात थोड़ा ध्यान से समझना, ये जायगोट बन गया, जायगोट का मतलब क्या बन गया, युग्मनज बन गया। और अब बात समझना, जायगोट क्या था, जब अंडे के अंदर ही शुक्राणु का केंद्रक आया तो शुक्राणु का केंद्रक और अंडे का केंद्रक आपस में मिल गया, और अभी हम अंडे और इसी अंडे को जिसके अंदर निषेचन हो गया था, निषेचन का मतलब क्या है, शुक्राणु अंडे के न्यूक्लियस का मिलना, उसी निषेचित अंडे को हम युग्मनज बोल रहे हैं। तो आप बताना युग्मनज में क्या है, मेरे ख्याल से युग्मनज के अंदर केंद्रक भी है और युग्मनज के अंदर तो साइटोप्लाज्म भी मिल रहा था। अब थोड़ा बात समझना, मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, उसका जवाब देना। न्यूक्लियस के अंदर जो साइटोप्लाज्म था, आप सभी लोगों को पता है साइटोप्लाज्म के अंदर तो माइटोकॉन्ड्रिया था। अच्छा आप मुझे बताना, जायगोट के अंदर जो साइटोप्लाज्म है वो किसका है, वो शुक्राणु का है या अंडे का है या दोनों का है? तो मैं इसको जवाब दूंगा, जायगोट के अंदर तो न्यूक्लियस जो होता है वो स्पर्म का भी होता है और एग का भी होता है। स्पर्म कहां से आया था, फादर से, और एग कहां से आया था, मदर से, क्योंकि निषेचन के अंदर क्या था, दोनों के न्यूक्लियस मिल रहे थे ना। तो जो जायगोट के अंदर न्यूक्लियस तो फादर और मदर दोनों का होता है, लेकिन अगर हम देखें साइटोप्लाज्म जो है वो केवल और केवल किसका होता है, मां का होता है, क्योंकि आपको पता हो स्पर्म का साइटोप्लाज्म थोड़ी आया था, स्पर्म से तो केवल न्यूक्लियस ही आया था। तो जायगोट के अंदर जितना भी साइटोप्लाज्म होता है वो साइटोप्लाज्म केवल एक का होता है, मतलब केवल मां का होता है। इसी कारण साइटोप्लाज्म जो है या माइटोकॉन्ड्रिया है वो केवल एक से आता है, एक से आने का मतलब केवल मदर से आता है। ये बात यहाँ लिखी हुई है। अतः जायगोट, और आपको पता है जायगोट ही आगे जाके एम्ब्रियो बनाता है, एम्ब्रियो आगे जाके फीटस बनाता है,
और आपको पता है फीटस ही आगे आगे क्या बनाता है, ह्यूमन बनाता है, कि हर सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो केवल और केवल मदर से आते हैं, लेकिन न्यूक्लियस जो है वो मदर और फादर दोनों से आता है। तो पूरा क्लियर हो गया। हमारी हर सेल के अंदर, मतलब हमारी जितनी भी सेल इसके अंदर अगर हम न्यूक्लियस देखें तो वो माँ से भी मिला हुआ है, वो फादर से भी मिला हुआ है, लेकिन हमारी हर सेल के अंदर जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो केवल माँ का आया है, पिता का माइटोकॉन्ड्रिया कभी भी बच्चों के अंदर नहीं आता। अब आगे चलते हैं ह्यूमन की सेल। और आपको पता है जो ह्यूमन की सेल है, ह्यूमन की सेल, सभी सेल के अंदर न्यूक्लियस है और सभी, पहले इसको देख लेते हैं, सभी सेल के अंदर न्यूक्लियस है और सभी सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया है। अब बात ध्यान से समझना, ये बात मैंने अभी फिर बता दी, न्यूक्लियस माता और पिता दोनों से आता है और माइटोकॉन्ड्रिया केवल कहां से आता है, मां से। अब बात समझना, जेनेटिक डिजीज वाली क्लास मैंने आपको पढ़ा थी, उसमें मैंने सब बताया था आपको। न्यूक्लियस जो है के अंदर जो इसके अंदर गुणसूत्र होते हैं, याद है ना 46, और आपको पता है कि गुणसूत्र जो है वो किसका बना होता है, डीएनए का, और मैंने सब बता रखा है डीएनए किसका बना होता है, जीन का। ये वाली क्लास आप जेनेटिक डिजीज में समझ सकते हैं। तो न्यूक्लियस में गुणसूत्र, गुणसूत्र में डीएनए और डीएनए में जीन है। अब बात समझना, ये वाला जो जीन है, क्योंकि न्यूक्लियस में होता है इसी कारण इन जीन को या इन डीएनए को हम बोलते हैं न्यूक्लियर डीएनए या जीन, क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर होता है। चलो ठीक है, और इसका मतलब ये हो गया हमारे अंदर जो न्यूक्लियर डीएनए और जो जीन है वो कहां से आ रहे हैं, वो माँ से भी आ रहे हैं और कहां से आ रहे हैं, फादर से भी आ रहे हैं, क्योंकि आपको पता ना न्यूक्लियस तो दोनों से आया है, माता से भी आया और पिता से भी आया है। तो ये जो डीएनए और जो जीन है जो न्यूक्लियस के अंदर है वो दोनों से आया। अब बात समझना जो काम की चीजें, माइटोकॉन्ड्रिया पर ही हम फोकस क्यों कर रहे हैं, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया एक ऐसा सेल के अंदर पाया जाने वाला एक ऐसा कोशिकांग या सेल ऑर्गन है, अकेला एक ऐसा सेल ऑर्गन है जिसके अंदर भी डीएनए पाया जाता है। यहाँ पर ध्यान रखना, डीएनए केंद्रक के अंदर जो पाया जाता है ये गुणसूत्र जो होता है, लेकिन जो डीएनए है वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भी पाया जाता है। यहाँ पर एक बात ध्यान रखना, मैं ये नहीं बोल रहा माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर गुणसूत्र पाया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर गुणसूत्र नहीं है, पर माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर डीएनए है। तो डीएनए हमारे अंदर दो जगह पाया जाता है, एक तो न्यूक्लियस के अंदर दिख रहा है और एक किसके अंदर दिख रहा है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। हालांकि आपको पता है डीएनए जो है वो क्लोरोप्लास्ट या हरित लवक में भी होता है, पर हरित लवक केवल प्लांट्स में होता है, और अभी हम ह्यूमन की बात कर रहे हैं। चलो ठीक है, और आपको पता है हर डीएनए के अंदर कौन होता है, जीन। तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भी डीएनए, तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भी जीन है, पर ये वाले जीन और ये वाले डीएनए न्यूक्लियस के अंदर नहीं है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। तो इसी कारण से हम बोलेंगे माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए या माइटोकॉन्ड्रियल जीन। और आप मुझे बताना माइटोकॉन्ड्रिया कहां से आया था हमारे अंदर, केवल मां से। इसका मतलब माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए और जीन जो होते हैं हमारे अंदर केवल कहां से आएंगे, मां से, मदर से। अब बात समझना, इससे पहले वाली क्लास में मैंने आपको बताया था जो जीन होता है, जीन की वजह से क्या आते हैं, लक्षण, जीन की वजह से लक्षण आएंगे। तो हमारे अंदर जो कैरेक्टर आते हैं या तो न्यूक्लियर डीएनए या जीन की वजह से आते हैं, या माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए या जीन की वजह से आते हैं। पर ध्यान रखना, हमारी बॉडी की जितनी भी सेल है इसमें जो मैक्सिमम जीन होते हैं वो न्यूक्लियर डीएनए होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया डीएनए या जीन होते हैं, पर ये बहुत कम होते हैं। तो यहाँ पर लिख दिया मैंने माइनर, ये बहुत कम नंबर में होते हैं, 100-200 नंबर है अभी तक, हो सकता है आगे धीरे धीरे पता चले तो उनकी संख्या ज्यादा है, पर ये केवल 100 या 200 जीन होते हैं। लेकिन अगर हम न्यूक्लियर डीएनए जीन की बात करें तो लगभग अभी तक 30 से 40 न्यूक्लियर डीएनए, 30 से 40 हजार न्यूक्लियर डीएनए जीन खोज लिए। इसका मतलब ज्यादा नंबर में तो ये होता है, इसी कारण ज्यादा जो लक्षण हमारे अंदर आते हैं वो न्यूक्लियर जीन की वजह से आते हैं। माइटोकॉन्ड्रियल जीन जो है वो बहुत कम होते हैं, इसका मतलब इनके कारण हमारे अंदर लक्षण तो आते हैं, लेकिन वो क्या आते हैं, कम आते हैं। और एक बात मैं आपको और बता दिया, ये वाले जो लक्षण है ये माँ से भी आएंगे और ये पिता से भी आएंगे, लेकिन इसके द्वारा अगर कोई लक्षण आता है तो केवल किससे आएगा, माँ से। अब आगे की बात देखना, ये मैंने आपको बता दिया न्यूक्लियर डीएनए या जीन आपको, और ये माइटोकॉन्ड्रिया डीएनए या जीन। आपको पता है ये न्यूक्लियर डीएनए है, अगर इनकी न्यूक्लियर डीएनए और आपको पता है इसके अंदर गुणसूत्र भी होता है, तो मैंने जेनेटिक डिजीज में क्या पढ़ाया आपको, अगर इसका नंबर बदल जाए, किसका नंबर बदल जाए, यहाँ पर हम गुणसूत्र भी लिख सकते हैं। तो इससे पहले मैंने क्या बताया था, अगर गुणसूत्र की संख्या कम ज्यादा हो जाए, ये जो जीन है इसमें म्यूटेशन हो जाए, अनुवांशिक रोग में मैंने पढ़ा रखा, तो आपको पता ना क्या हो जाता है, अनुवांशिक रोग। पता है ना, अनुवांशिक रोग की दो वैरायटी पढ़ी थी हमने, पहला गुणसूत्र में परिवर्तन के कारण संख्या बदल जाती थी, आपको पता सिंड्रोम विंड्रोम हो रहे थे, और दूसरा हमने क्या पढ़ा था, ये जीन बदल जाते थे, जीन का मतलब उत्परिवर्तन के कारण। तो ये पूरी चीज हमने इससे पहले वाली क्लास में पढ़ रखी है। तो इसका मतलब एक अनुवांशिक रोग ऐसे होते हैं जिसमें न्यूक्लियर डीएनए या क्रोमोसोम या जीन बदलते हैं, एक अनुवांशिक रोग वो जो हमने कर ली। पर दूसरा बात समझना, अगर ये जो माइटोकॉन्ड्रिया के डीएनए है या जीन है, अच्छा माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर क्रोमोसोम तो है नहीं,
गुणसूत्र तो है नहीं, तो उसकी संख्या उनका तो कम होगी नहीं, पर माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जीन तो है ना, और जब जीन बदल जाते हैं तो उसे क्या बोलते हैं, उत्परिवर्तन बोलते हैं। तो इसका मतलब अगर माइटोकॉन्ड्रिया जीन में उत्परिवर्तन या म्यूटेशन हो जाए तो इसे हम क्या बोलेंगे, इसे हम बोलेंगे म्यूटेट माइटोकॉन्ड्रिया डीएनए या जीन। हिंदी में क्या बोलेंगे, हिंदी में इसे हम बोलेंगे उत्परिवर्तित माइटोकॉन्ड्रिया जीन। तो आप मुझे बताना, अगर माइटोकॉन्ड्रिया का जो जीन है ये बदल जाएगा तो जिस प्रकार से यहाँ पर न्यूक्लियर जीन के बदलने से मतलब म्यूटेशन होने से अनुवांशिक रोग आए थे, तो माइटोकॉन्ड्रिया के जीन में उत्परिवर्तन आएगा तो उससे भी अनुवांशिक रोग आएगा। अनुवांशिक रोग क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ऊपर वालों से नीचे वालों में आ रहा है ना, पेरेंट्स से बच्चों में आ रहा है। तो क्योंकि ये वाले अनुवांशिक रोग माइटोकॉन्ड्रिया के कारण आ रहे हैं, इसी कारण इनको बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रियल जेनेटिक डिजीज। और ये माइटोकॉन्ड्रियल जेनेटिक डिजीज जो है ये ज्यादा वैरायटी की नहीं है, ये दो मैंने एग्जांपल लिख दिया, हालांकि एग्जांपल और है पर मैं सलाह दूंगा, आप दोनों एग्जांपल याद मत रखना, केवल सलाह के लिए आपके, ये वाले पूरे हमने पढ़ लिए। दो एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूँ, एक है लैक सिंड्रोम और एक है नार्व सिंड्रोम। पर मैं अब आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, इसका जवाब देना। ये वाले जो अनुवांशिक रोग है जो न्यूक्लियर डीएनए की वजह से आए, ये माँ से भी आ सकते हैं और ये पिता से भी आ सकते हैं। पर ये वाले जो जेनेटिक डिजीज है जो माइटोकॉन्ड्रिया के कारण आ रहे थे, ये केवल और केवल, ये सबसे ज्यादा काम की बात है, ये केवल और केवल किससे आ रहे थे, मदर से। मदर का मतलब माँ से। क्यों आ रहे थे, क्योंकि हमारे अंदर माइटोकॉन्ड्रिया होता है केवल माँ का है, तो इसका मतलब माइटोकॉन्ड्रिया के कारण जो अनुवांशिक रोग है वो केवल और केवल किससे आएगी, माँ से। ये एग्जाम्पल से समझते हो, ये एग्जाम्पल थोड़ा ध्यान से समझना। ये जो मैंने राउंड गोला बना रखा है, इस गोले को हम बोल रहे हैं, ये गोला जो है इस गोले को हम बोल रहे हैं फीमेल और ये है मेल। तो ये फादर है और ये मदर है। और ये जो मैंने लाल लाल ऐसे कर रखा है, इसका मतलब है इस वाली फीमेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया जो है उसके अंदर डिजीज है, इसके माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर डिफेक्ट आ रखा है, उत्परिवर्तन आ रखा है, इसका मतलब इसके अंदर कोई माइटोकॉन्ड्रिया वाली बीमारी है। अब बात समझना, इन दोनों की हमने शादी करा दी। कैसे शादी कराई, ये फादर है नॉर्मल, इनके अंदर कोई बीमारी नहीं है, फादर को बॉक्स से शो करा हुआ है और माता को राउंड से शो करा हुआ है, और ये माता है पर इस माता के अंदर बीमारी है, कौन सी वाली, माइटोकॉन्ड्रिया वाली बीमारी। तो ध्यान से समझना क्या होगा, इनके 3 बच्चे हो गए, इन 3 बच्चों में 2 लड़कियां हैं, ये 2 लड़कियां दिख रही है, 1 लड़का है। अब आप मुझे बताना जो मैं आपको बोल रहा हूँ, माँ है, माँ के माइटोकॉन्ड्रिया तो बच्चे में जाते हैं ना, क्या पिता के माइटोकॉन्ड्रिया बच्चों में जाते हैं, नहीं। तो यहाँ पर माँ के माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर बीमारी है, तो ये माँ अपने सभी बच्चों को, क्योंकि माँ का माइटोकॉन्ड्रिया तो बच्चों में जाता है, तो माँ का माइटोकॉन्ड्रिया इन सभी बच्चों में जाएगा। इसी कारण इन तीनों बच्चों में, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो चाहे लड़का, इन सभी तीनों बच्चों में माँ की माइटोकॉन्ड्रिया वाली बीमारी इन तीनों बच्चों में भी जाएगी। तो ये भी रोगी है, ये भी रोगी, ये भी रोगी। एक और एग्जांपल से समझना, उल्टा करते हैं। मान लेते हैं ये माता है और ये पिता है, और ये जो पिता है इसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया की बीमारी हो गई। अब कंफ्यूज मत होना, पिता के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया की बीमारी कैसे हो गई, ये पिता था, इस पिता की भी कोई माँ होगी ना, तो इस पिता की जो माँ है उस माँ से माइटोकॉन्ड्रिया इसमें आए होंगे, और इस पिता के माइटोकॉन्ड्रिया में म्यूटेशन हो गया होगा, और म्यूटेशन होने से ये रोगी बन गया होगा। पर इस पिता के माइटोकॉन्ड्रिया के कारण इसमें रोग है, पर इसका माइटोकॉन्ड्रिया इसके बच्चों में नहीं जाता। ये तो मैंने आपको बता दिया, क्योंकि पिता का जब स्पर्म बनेगा तो इस स्पर्म का जो माइटोकॉन्ड्रिया होगा, क्या वो बच्चे में जाएगा, क्या नहीं। तो इसके कारण ये जो बीमारी है ये कभी भी इसके बच्चों में जाएगी नहीं। ये दोनों ही लड़कियां हो गई, पर ना इस लड़की में गई बीमारी ना इस लड़की में गई, क्योंकि पिता की माइटोकॉन्ड्रिया कभी बच्चों में जाता ही नहीं, तो ये बीमारी यही खत्म हो जाएगी, बच्चों में जाएगी। एक और एग्जाम्पल देख लो, और जो एक और एग्जाम्पल है, ये माता है ये पिता है, पिता में कोई बीमारी नहीं है, माँ में बीमारी, पर कौन सी वाली बीमारी, माइटोकॉन्ड्रिया वाली बीमारी। तो माँ का माइटोकॉन्ड्रिया तो दोनों में जाएगा, तो माँ का माइटोकॉन्ड्रिया बच्चों में जा रहा है, कैसा भी बच्चा, ये भी लड़का ये भी लड़का, तो ये वाली बीमारी दोनों लड़कों में हो गई। तो आप एक बात समझ में आ रही होगी बात जो मैं आपको बता रहा हूँ, माइटोकॉन्ड्रिया से होने वाली बीमारियां केवल माँ से अपने सभी बच्चों में, मतलब बच्चा चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो दोनों में जाता है। लेकिन अगर पिता के अंदर कोई माइटोकॉन्ड्रिया के कारण बीमारी है तो पिता की ये बीमारी कभी भी बच्चों में नहीं जाएगी। इसका मतलब माइटोकॉन्ड्रिया वाली बीमारी को ऊपर से लेके नीचे लेके जाने के लिए रेस्पॉन्सिबल केवल माँ है। इसका मतलब माइटोकॉन्ड्रिया की जो वंशानुगति होती है, हेरिडिटी जो होती है, वो केवल और केवल किसके द्वारा होती है, माँ के द्वारा होती है। आगे चलते हैं। अच्छा, अब आगे समझना, ये मैं कुछ वर्ड लिख रहा हूं, जल्दी से इनको देख लेते हैं, वर्ड आगे काम आएंगे। इसलिए कभी आपने देखा होगा एक वर्ड आता है इन विवो,
कभी आता है इन विट्रो, कभी आता है इन सिटू, कभी आता है एक्स सिटू। तो इसका मतलब क्या है, इन विवो जो है ये सभी लैटिन वर्ड है, लैटिन लैंग्वेज होती है, इनके अगर हम मीनिंग देखें तो क्या होता है उसको सुनना। इन विवो का मतलब ये होता है विथ इन लिविंग, कोई भी ऐसा काम जो जीवित शरीर में होता है, कोई भी ऐसा काम वर्क जो जीवित शरीर के अंदर होता है, हमारी बॉडी के अंदर होता है, उसे हम बोलते हैं इन विवो। और कोई भी ऐसा काम इन विट्रो किसे कहते हैं, विथ इन द ग्लास। लैटिन वर्ड का अगर हम इसका लैटिन वर्ड निकालें तो इसका मतलब होता है विथ इन द ग्लास, मतलब ग्लास का मतलब कांच में होने वाला। पर इसको और अगर हम डिफाइन करें तो इसका मतलब है कोई भी ऐसा काम जो जीवित शरीर के बाहर होता है। जीवित शरीर के बाहर मतलब अगर एक कांच है, उस कांच के अंदर में कोई काम करूं तो कांच तो जीवित शरीर के बाहर हो गया ना। तो एक बात समझ में आ गई, कोई भी ऐसा काम जो जीवित शरीर के अंदर होता है उसके लिए वर्ड यूज करते हैं इन विवो, और कोई भी ऐसा काम जो जीवित शरीर के बाहर होता है उसके लिए वर्ड यूज करते हैं इन विट्रो। जैसे अगर मैं आपको बोलूं निषेचन हमारे शरीर के अंदर हो रहा है, निषेचन को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन, जो हमारे शरीर में हो रहा है। कहां हो रहा था, फैलोपियन ट्यूब में, तो हमारे शरीर के अंदर हो ना, तो उस फर्टिलाइजेशन को हम क्या बोलेंगे, इन विवो फर्टिलाइजेशन। पर अगर निषेचन या फर्टिलाइजेशन हमारे शरीर के बाहर हो जाए, एक ट्यूब के अंदर हो जाए, एक कांच की बोतल में हो जाए, तो उस फर्टिलाइजेशन को हम क्या बोलेंगे, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, जो भी हम देखेंगे। चलो ठीक है, नीचे वाले वर्ड भी देख लेते हैं। इन सिटू, इन सिटू का मतलब क्या होता है, ये इन सिटू वर्ड बोला हुआ है इनसाइड से, मतलब इसको और हिंदी में देखें इन इट्स ओरिजिनल पेरेंट्स, मतलब कोई भी चीज जो अपनी प्राकृतिक जगह पर, अपने नेचुरल जगह पर ही होती है, उसके लिए वर्ड यूज करते हैं इन सिटू। और कोई भी चीज जो अपनी जगह पर ना होती है, ऑफ साइड, मतलब अपनी जगह पर नहीं है, अपने प्राकृतिक आवास में नहीं हो रहा, कहीं और हो रहा है, देखना कैसे। हालांकि नॉर्मली ये जो इन सिटू और जो एक्स सिटू वर्ड है, ये वर्ड संरक्षण के लिए यूज किए जाते हैं। संरक्षण का मतलब कंजर्वेशन, ज्योग्राफी में पढ़ा होगा आपने। जैसे किसी भी चीज का संरक्षण, अगर जैसे मान लो मुझे किसी जानवर या पेड़ पौधों का संरक्षण करना है और उनका संरक्षण में जहां पर वो पाए जाते हैं वहीं कर दूं, तो उसे बोलते हैं इन सिटू कंजर्वेशन। पर किसी जानवर या पौधे का कंजर्वेशन में उसको उसके प्राकृतिक आवास से निकाल कर कहीं और ले जाऊं, उसे हम बोलते हैं एक्स सिटू कंजर्वेशन। और इन सब चीजों का एक एक एग्जांपल देखते हैं तब और समझ में आएगा। देखो जैसे मैंने वर्ड लिख दिया इन सिटू कंजर्वेशन, तो इन सिटू कंजर्वेशन, और यहाँ पर एक्स सिटू कंजर्वेशन। इन सिटू का मतलब उसके ही प्राकृतिक आवास में। इसका एक एग्जांपल नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। आपको पता होगा ना, राष्ट्रीय उद्यान और जो वन्य जीव अभ्यारण्य में होता है, वहां पर हम जानवर और पेड़ पौधों का संरक्षण करते हैं। पर कहां करते हैं, जहां पर वो पाए जाते थे वहां पर ही करते हैं। लेकिन एक्स सिटू कंजर्वेशन में क्या होता है, इसमें हम संरक्षण तो करते हैं, पर इसके अंदर हम कोई पेड़ पौधा हो गया, कोई जानवर है, उसको उसके प्राकृतिक आवास से निकाल लेते हैं। इसका एग्जांपल जू, जैसे जू के अंदर जानवर पाए जाते हैं, जानवर को जंगल से निकाल के लेके आए ना, जू हो गया। और ब्लड बैंक, ब्लड बैंक का आपको पता है, ब्लड हमारे अंदर पाए थे और हमारा ब्लड निकाल के हमने किसी बैंक में जाके इकट्ठा कर दिया, तो जू और ब्लड बैंक तो इसके एग्जांपल है और इसके एग्जांपल है। अब आते हैं हम फर्टिलाइजेशन पे, जो हमारा मकसद था। फर्टिलाइजेशन को निषेचन बोलते हैं, और निषेचन का मतलब मैंने बता दिया। निषेचन दो प्रकार के हो सकते हैं। नॉर्मली एक निषेचन ऐसा होता है जो हमारी बॉडी के अंदर होता है, और जो बॉडी के अंदर होता है वो बॉडी के अंदर कहां हो रहा था, फैलोपियन नलिका में। तो ऐसे निषेचन को हम क्या बोलेंगे, इन विवो फर्टिलाइजेशन। और इन विवो फर्टिलाइजेशन के लिए आम बोलचाल में केवल हम सिंगल वर्ड यूज कर देते हैं, फर्टिलाइजेशन। सही है। लेकिन कभी कभी जो निषेचन होता है वो हमें शरीर के बाहर करवाना पड़ता है। क्यों करवाना पड़ता है वो बाद में देखेंगे। पर ऐसा निषेचन जो बॉडी के बाहर होता है, और बॉडी के बाहर कहां होगा, टेस्ट ट्यूब में। टेस्ट ट्यूब क्या होता है, कांच की बोतल होती है, कांच की बोतल को हम टेस्ट ट्यूब बोलते हैं, अब हिंदी में परख नली। तो अगर निषेचन टेस्ट ट्यूब में होता है तो बाहर हो रहा ना, बाहर के लिए क्या वर्ड यूज करते हैं, इन विट्रो, और इसको बोलते हैं इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। आम बोलचाल में इसके लिए वर्ड यूज करते हैं आईवीएफ। तो अगर मैं बोल रहा हूँ सिर्फ फर्टिलाइजेशन तो आप यही समझना अंदर होने वाला, और अगर मैं बोल रहा हूँ आईवीएफ तो इसका मतलब समझना परख नली में होने वाला। ठीक है, अब बात समझना ये कब कराते हैं वो हम देखेंगे। अब आगे की चीज है आईवीएफ। पर मैं आपको फिर बोल रहा हूं, मेरा मकसद आईवीएफ पढ़ाना नहीं है। आईवीएफ जो है, या बायोटेक्नोलॉजी की जब क्लास होगी, जब आपको बायोटेक्नोलॉजी वाले सर पढ़ाएंगे तो वो आपको आईवीएफ डिटेल में पढ़ाएंगे, क्योंकि ये बायोटेक्नोलॉजी का टॉपिक है। मैं भी आपको आईवीएफ नहीं पढ़ा रहा, मैं बस इतनी चीज बताऊंगा आपको, आईवीएफ के बारे में इतनी सी चीज बताऊंगा जिससे हमारा भी यहाँ काम चल जाए। बाकी डिटेल आईवीएफ की आप बायोटेक्नोलॉजी में ही पढ़ोगे, जब बायोटेक्नोलॉजी क्लास होगी तो भी बिल्कुल हल्का सा अंदाजा लेते हैं। इतना तो आप समझ गए। आईवीएफ का मतलब ऐसा फर्टिलाइजेशन जो शरीर के बाहर होता है, जो टेस्ट ट्यूब में होता है। तो फर्टिलाइजेशन
जो बॉडी के बाहर टेस्ट ट्यूब में होता है उसे हम क्या बोलते हैं, आईवीएफ। अच्छा, क्यों कराते हैं हम टेस्ट ट्यूब के बाहर, क्यों कराते हैं? यहाँ पर मैंने लिख दिया इसके अनेक कारण है, इसके अनेक कारण। इसके अनेक कारण जो है वो अनेक कारण आप कब पढ़ोगे, जब आप आईवीएफ को डिटेल में पढ़ोगे, जब आपको कारण समझ में आ जाएंगे। मैं केवल 2 रीजन को लेके चल रहा हूँ। तो आईवीएफ मतलब टेस्ट ट्यूब के अंदर जो हम निषेचन कराते हैं, इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं, लेकिन हम 2 ही कारण लेके चलते हैं। तो यहाँ पर 3, 4, 5 को मैंने छोड़ दिया, ये बायोटेक्नोलॉजी क्लास में आप डिटेल से पढ़ना। 2 कारण कौन से हैं? पहला है ऐसा मेल जिसके अंदर स्पर्म की संख्या बहुत कम है। अभी मैंने आपको बताया था नॉर्मल मेल के अंदर स्पर्म कितने होते हैं, 40 मिलियन। पर अगर किसी मेल के अंदर स्पर्म की संख्या ही बहुत कम है और वो जो मेल है वो पिता बन ही नहीं पा रहा, वो नॉर्मल जो निषेचन होता है, जो मेल और फीमेल के बीच में सेक्सुअल कॉन्टेक्ट से होता है, वो उससे वो संतान को प्राप्त कर ही नहीं पा रहा, तो उसकी संतान प्राप्ति के लिए हम आईवीएफ करा सकते हैं। कैसे मैं बताऊंगा। और दूसरा है जो भी आपको बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा, वो है माइटोकॉन्ड्रियल जेनेटिक डिजीज। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको माइटोकॉन्ड्रियल जेनेटिक डिजीज पढ़ाई थी, ऐसी अनुवांशिक बीमारी जो किसकी वजह से हो रही है, माइटोकॉन्ड्रिया। तो इन बीमारियों को सही करने के लिए भी हम आईवीएफ का इस्तेमाल करते हैं। तो मैं सब रीजन नहीं पढ़ा रहा, मैं 2 रीजन एक्सप्लेन करता हूं एक एक करके। तो अब बात समझना, पहला लो स्पर्म काउंट। तो धीरे धीरे देखते हैं। मान लेते हैं कि नॉर्मल स्पर्म काउंट कितना होता है, 40 मिलियन। और मान लेते हैं किसी मेल के अंदर स्पर्म की संख्या कम थी। ये एक लड़का है कि मेरे अंदर स्पर्म की संख्या कम है, और आपको पता है अगर शुक्राणु की संख्या कम होती है तो ऐसे मेल को हम क्या बोलते हैं, इनफर्टाइल, नपुंसक। तो ये इसके अंदर स्पर्म की संख्या कम है। नॉर्मल कितनी होती है, 40 लाख। इसमें कितनी थी, 3 से 5 मिलियन। और इसको लाखों में लिख दें तो ये 400 लाख और ये 30 से 25 लाख। चलो ठीक है। और मैंने आपको क्या बताया, जितने भी स्पर्म होते हैं, याद होगा भी आपको, उनमें से केवल 4% की मोर्फोलॉजी का मतलब आकार नॉर्मल होता है। तो इसका 4% निकाले हम और इसका भी 4% निकाले, तो आप मुझे बताना 4% निकालने के बाद कितना आ गया था, 16 लाख। और इसका 4% निकाले तो कितना आ गया, 1,20,000। ये भी आपको पता लग गया। तो अब बात समझना, इतने स्पर्म कहां पर आ रहे हैं, वेजाइना में। अगर ये नॉर्मल सेक्सुअल कांटेक्ट करते हैं तो ये वाला मेल भी नॉर्मल सेक्सुअल कांटेक्ट करता है, तो ये वाला मेल कितने स्पर्म डालेगा, 1,20,000 वेजाइना में आएगा। और आपको पता है वेजाइना में आने के बाद ये शुक्राणु गति करके फेलोपियन ट्यूब में जाते हैं, पर वेजाइना में जितने शुक्राणु आए थे वो फेलोपियन ट्यूब में जब पहुंचते हैं तो कितने पहुंच पाते हैं, केवल 20%। तो आप मुझे बताना, इतने स्पर्म का 20% मतलब कितना था, 203 लाख। तो 203 लाख स्पर्म पहुंच गए, कहां पर पहुंच गए, फेलोपियन नलिका में। पर इस वाले मेल का अगर हम 20% निकाले तो केवल कितने बच गए यहाँ पर, 24,000। इसका मतलब इस वाले मेल से केवल 24,000 शुक्राणु ही कहां पर पहुंच पाएंगे, फेलोपियन ट्यूब में। और अभी मैंने आपको क्या बताया था, अंडे के जोना पेलेसुडा को घोलने के लिए कम से कम कितने स्पर्म चाहिए, 1 लाख। तो ऐसा मेल जब सेक्सुअल कांटेक्ट करेगा तो अंडे के पास केवल कितने स्पर्म पहुंचेंगे, 24,000। तो आपको लगता है 24,000 स्पर्म काफी है अंडे के अंदर निषेचन करने से? इन 24,000 स्पर्म के द्वारा अंडे के ऊपर को जो आवरण है वो हट ही नहीं पाएगा, तो अंडे के अंदर स्पर्म जाएगा कैसे, नहीं जा पाएगा। पर इधर कितने स्पर्म आ गए, 2 से 3 लाख। इन 2 से 3 लाख में से 1 लाख स्पर्म जो है वो स्पर्म के ऊपर की जो आवरण है उसको हटा देंगे और 1 लाख और 1 स्पर्म अंदर चल जाएगा। तो इसका मतलब जिनमें इतने स्पर्म है ये संतान पैदा कर पाएंगे, और जिनमें इतने स्पर्म नहीं है वो संतान नहीं कर पाएंगे। पर ऐसा मेल हमारे पास आता है और ये बोलता है कोई ऐसा तरीका है कि जिससे मैं संतान पैदा कर लूं, तो हम बोलेंगे है। और वो तरीका कौन सा है, IVF। कैसे, वो देखते हैं। इसमें आगे की चीज और देख लेते हैं। तो मैंने आपको क्या बताया, 2 से 3 लाख स्पर्म यहाँ आएंगे, और आप बताना पर कितने थे, 24,000। तो 2 से 3 लाख स्पर्म जोनो पेलेसुडा को नष्ट कर देंगे, और जब जोनो पेलेसुडा नष्ट हो जाएगा तो 1 स्पर्म एंटर, यहाँ पर निषेचन हो जाएगा, और निषेचन होने से प्रेगनेंसी हो जाएगी, प्रेगनेंसी से बच्चा पैदा हो जाएगा। और यहाँ पर 24,000 स्पर्म ही है, जोनो पेलेसुडा नष्ट नहीं होगी, स्पर्म एंटर नहीं करेंगे, फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, कोई प्रेगनेंसी नहीं होगी। तो हम इस मेल को सलाह देंगे, अगर तुम्हें संतान पैदा करनी है तो तुम जाओ, कहां जाओ, IVF सेंटर। अब बोलोगे IVF कैसे हेल्प करेगा इसमें, वो हम देखते हैं IVF कैसे हेल्प करेगा। अब बात समझना इसमें, तो आप मुझे बताना किसकी हेल्प कर रहे थे हम, इस मेल की हेल्प कर रहे हैं जिसके अंदर स्पर्म इतने थे। तो अब थोड़ा ध्यान से समझना, 3 से 5 मिलियन, इसको लाख में लिख देते हैं हम, 30 से 50 लाख। अब बात मुझे आप बताना, इनमें से पूरा डाटा ले लिया हमने, तो कितने लाख स्पर्म योनि के अंदर पहुंचेंगे इसमें से? इसमें से 1 से 20 लाख स्पर्म भी तो उसके अंदर एक्टिव थे, मतलब वही डाटा जो 4% वाला डाटा है, तो इसके अंदर इतने स्पर्म एक्टिव है। अगर ये नॉर्मल सेक्सुअल कांटेक्ट कर रहा था तो नॉर्मल सेक्सुअल कांटेक्ट करने से इतने स्पर्म कहां पर जा रहे थे, वेजाइना में।
और ये स्पर्म जब वेजाइना में जा रहे थे तो वेजाइना से फेलोपियन ट्यूब में जाने पर कितने स्पर्म बच गए? 24,000। और आपको पता है 24,000 स्पर्म अंडे को घोल नहीं पाएंगे। लेकिन हमने क्या करा, बात समझना, हम इस मेल को ये बोलते हैं कि तुम्हारे पास इतने से स्पर्म है, मतलब तुम्हारे पास काम वाले शुक्राणु केवल इतने हैं, तो तुम सेक्सुअल कांटेक्ट करके उसको वेजाइना या योनि में मत डालो, क्योंकि वो अंडे तक पहुंचने पर केवल इतने से बचेंगे। तो हमने क्या करा, उसको एक एडवाइस दी, हम एक स्पेशल तकनीक है जिसे हम बोलते हैं हस्तमैथुन या मैस्टरबेशन। इस तकनीक के द्वारा ये जो मेल है, इस मेल के जो स्पर्म है ये पूरे के पूरे हम हस्तमैथुन के द्वारा निकाल लेंगे, इतने स्पर्म। और जब ये इतने स्पर्म हमने निकाल लिया तो ये कांच की बोतल है हमारे पास, हम क्या करेंगे, ये पूरे के पूरे स्पर्म कांच की बोतल में डाल देंगे। कितने स्पर्म? 1,20,000। ये हमने यहाँ डाल दिया कांच की बोतल में, बाहर निकाल ली। और इस कांच की बोतल के अंदर ही हमने इसकी जो वाइफ है उसका अंडा ले लेंगे। अच्छा, वाइफ में तो आपको पता है हर महीने में अंडा एक ही बनता है, तो अंडा कितना है? 1। और स्पर्म कितने? आप बताओ। स्पर्म 1,20,000 है। तो आप मुझे बताना, क्या एक अंडे के जोनो पेलेसुटा को घोलने के लिए ये तो काफी है, 1,20,000 काफी, 1,00,000 ही काफी होते हैं, ज्यादा हो गया। यही स्पर्म जब योनि में जा रहे थे तो प्रॉब्लम क्या हो रही थी, योनि से फेलोपियन ट्यूब में जाने पर केवल 20% शुक्राणु बच जाते हैं, बाकी तो नष्ट हो जाते हैं, तो केवल 24,000 ही थे। लेकिन अगर डायरेक्ट इतने स्पर्म को हम टेस्ट ट्यूब के अंदर डाल दें तो ये स्पर्म डायरेक्ट, अब इनको कहीं जाना नहीं है क्योंकि इनको अंडा भी यहीं मिल गया और ये शुक्राणु भी यहीं मिल गए। 1,20,000 है और 1,20,000 है, तो आपको पता ही इनमें से 1,00,000 तो अंडे के ऊपर क्या, उनको घोल देंगे, और घोल देंगे तो इनमें से एक स्पर्म अंडे के अंदर चल जाएगा और क्या हो जाएगा, निषेचन। तो आप बताना निषेचन कहाँ हुआ? निषेचन तो शरीर के बाहर हुआ ना, बाहर हुआ तो हम क्या बोल रहे हैं, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। और जैसे निषेचन हो जाएगा क्या बन जाएगा, जायगोट। और ये जायगोट कहाँ बना, इस टेस्ट ट्यूब में, और इस जायगोट को हम इस टेस्ट ट्यूब से निकाल के कहाँ डाल देंगे, मदर के अंदर, और फिर ये माँ के अंदर ही ग्रो करेगा और माँ के अंदर बच्चे बना देगा। ये समझ गए बात? तो किस प्रकार से आईवीएफ टेक्नोलॉजी जो है, जिनके अंदर स्पर्म की संख्या कम होती है उनको भी संतान पैदा कर देती है। ये समझ गए बात? अब हम आते हैं दूसरा काम, जो हमारा मकसद और बहुत इंपॉर्टेंट चीज यहां से शुरू होती है। मैंने आपको बताया था आईवीएफ जो है इसके बहुत सारे कारण है करने के, एक कारण मैंने आपको पढ़ा दिया, दूसरा अब मैंने आपको बताया माँ का माइटोकॉन्ड्रिया केवल बच्चों में जाता है, और मैंने आपको बताया था अगर माँ के अंदर जो माइटोकॉन्ड्रिया है उसके अंदर कोई बीमारी है तो बीमारी माँ अपने बच्चों को दे देगी। ये बात समझ में आ गई? तो हम क्या करते हैं, आईवीएफ टेक्नोलॉजी के द्वारा माँ के माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर अगर कोई बीमारी आई थी बच्चों में तो उस बीमारी को हम खत्म कर सकते हैं। दोबारा सुनना, माइटोकॉन्ड्रिया के कारण जो अनुवांशिक बीमारी आती है उसको हम खत्म कर सकते हैं आईवीएफ के द्वारा। कैसे, वो देखना, धीरे धीरे देखते हैं। माइटोकॉन्ड्रियल जेनेटिक डिजीज क्यों होती है? माइटोकॉन्ड्रिया जीन में उत्परिवर्तन के कारण। और ये मैंने लिख दिया, ओनली माँ से किसमें जाती है, बच्चों में, पिता से तो जाएगी नहीं, ये मैंने सब समझा दिया। तो हम कैसे रोकें कि माँ की जो माइटोकॉन्ड्रिया की बीमारी है ये बच्चों में नहीं जाए, तो इसको हम रोकते हैं। और उस रोकने की टेक्नोलॉजी को हम क्या बोलते हैं, धीरे धीरे देखना, पर पहले मैं समझा रहा हूं। मैंने क्या करा, जिसको मैं दिखा रहा हूं उसी को देखना ताकि समझ में आए। मैंने क्या करा, माँ थी, मदर थी, इस मदर को बोला मैंने कि आपके अंदर जो अंडा बना है उसको हम बाहर निकाल लेते हैं। तो ये जो माँ है इसका मैंने अंडा बाहर निकाली, ये एक है, और आपको पता है इस एक के अंदर ये जो दिख रहा है ये इस अंडे का न्यूक्लियस है, और आपको पता है अंडे के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया, ये माइटोकॉन्ड्रिया है। कौन सी माँ? उस माँ के अंदर। और आपको पता है इस माँ के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया वाली बीमारी है, इसका मतलब इस माँ के जो एग है इसके अंदर जो शुक्राणु है इसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया तो है, पर कौन सा माइटोकॉन्ड्रिया है, डिफेक्टिव। डिफेक्टिव का मतलब ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर बीमारी है, चलो ठीक है। अब इसी हस्बैंड का स्पर्म निकाल लिया हमने हस्तमैथुन या मैस्टरबेशन के द्वारा, ये निकाल लिया हमने, चलो ठीक है। अब बात समझना, आप बोलोगे निकालने की कहां जरूरत आ रही है, थोड़ा बात समझना। हम चाहते तो ये दोनों सेक्सुअल कांटेक्ट करके इसका स्पर्म और इसका एग आपस में मिल जाते और संतान पैदा कर लेते, पर आप मुझे बताना अगर ऐसा स्पर्म और ऐसा एग जब मिलते तो संतान पैदा करते, पर ये वाली बीमारी तो इसके बच्चों में भी चल जाती है ना। अब ये माँ चाहती है कि मेरी जो बीमारी है वो मेरे बच्चों में नहीं आए, तो हमने क्या करा, अब ध्यान से समझना, पूरी जो प्रॉब्लम है वो तो इस माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। तो हमने क्या करा, एक दूसरी फीमेल को बुलाया, वो कोई भी हो सकती है, दूसरी फीमेल को बुलाया और उसको हम बोला तुम भी अंडे बना रही हो तो तुम्हारा अंडा डोनेट कर दो। इसने अपने अंडे को डोनर एग, इसने अपने अंडे को डोनेट कर दिया। और जब हम इसके अंडे को देखते हैं तो इसमें भी ये न्यूक्लियस है, इसके अंदर भी ये माइटोकॉन्ड्रिया, पर इसके माइटोकॉन्ड्रिया नॉर्मल है, इसके अंदर कोई बीमारी नहीं है, चलो ठीक है। इसका मतलब हमारे पास अंडे दो हो गए, इन दोनों अंडे का न्यूक्लियस ये रहा, इसका माइटोकॉन्ड्रिया है, इसका माइटोकॉन्ड्रिया है, इस माइटोकॉन्ड्रिया में कोई बीमारी नहीं है, इस माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर बीमारी है, और ये स्पर्म हमने ले लिया। अब हमने क्या करा, ये तीनों चीजें बाहर है,
ये हमने स्पर्म को भी बाहर निकाल लिया, इसको भी बाहर निकाल लिया, इसको भी बाहर निकाल लिया। अब देखना क्या हुआ, हम क्या कर रहे हैं थोड़ा ध्यान से समझना। अब मैं आगे टेक्नोलॉजी क्या करूंगा, ये जो इसका न्यूक्लियस दिख रहा है डोनर का, इस न्यूक्लियस को मैं बाहर निकालूंगा। इस न्यूक्लियस को मैंने बाहर निकाल लिया, और आप बताओ इस न्यूक्लियस को मैंने बाहर निकाल लिया, और जो मदर का एग है, इस मदर का एग का जो न्यूक्लियस है इसको निकाल के मैं इधर दे रहा हूं। तो थोड़ा ध्यान से समझना क्या हुआ, मां के अंडे के न्यूक्लियस को निकाल लिया हमने, और निकाल के हमने जो डोनर एग है इसका न्यूक्लियस को निकाल लिया और इसके अंदर ये वाला न्यूक्लियस डाल लिया। अब आप बताओ डोनर एग के अंदर जो न्यूक्लियस है ये किसका है, ये इस मां का है, पर डोनर एग के अंदर जो माइटोकॉन्ड्रिया है ये डिफेक्टिव है नॉर्मल है, ये नॉर्मल है। अब हम क्या करेंगे, ये जो एग है इस एग का निषेचन फर्टिलाइजेशन हम किससे करा देंगे, इससे करा देंगे। और कहाँ कराएंगे, कॉमन सेंस की बात है, ये पूरी चीजें बॉडी के अंदर तो हो नहीं रही होगी, ये पूरी चीजें कहाँ हो रही होगी, बॉडी के बाहर, मतलब टेस्ट ट्यूब में। तो हमने इस फादर के स्पर्म और हमने इस डोनर एग, पर ये पूरी तरह से डोनर एग नहीं है, क्यों, क्योंकि इसका न्यूक्लियस निकल के इसके अंदर माँ का न्यूक्लियस डाला हुआ है, इनका निषेचन करा देंगे। और अब आप मुझे बताना, जब निषेचन से जो बच्चा बनेगा उस बच्चे के अंदर ये स्पर्म नॉर्मल था, आप मुझे बताना क्या ये डिफेक्टिव माइटोकॉन्ड्रिया होंगे क्या, नहीं। तो आप मुझे बताना क्या उस बच्चे के अंदर कोई बीमारी होगी क्या माइटोकॉन्ड्रिया के कारण, नहीं। अब बात समझना जो मैं आपको बोल रहा हूं, ये काम जो दिख रहा है आपको, इस काम के अंदर आप बात समझ रहे होंगे। एक फादर था, एक मदर थी, और एक डोनर लेडी और थी हमारे पास। तो इसका मतलब इस बच्चे को पैदा करने में कितने लोग हेल्प कर रहे हैं, 3, एक फादर, एक मदर और एक तीसरी लेडी, क्योंकि ये बच्चा 3 लोगों के द्वारा पैदा हो रहा है, इसी कारण इस बच्चे को हम बोलते हैं 3 पेरेंट बेबी। पर रियल में देखा जाए तो मुझे लगता है 3 पेरेंट बेबी इसको बोलना सही नहीं है, पर इसको आम बोलचाल में 3 पेरेंट बेबी बोलते हैं। क्यों, क्योंकि रियल में जो बच्चा होगा वो इन्हीं दोनों का होगा, मतलब रियल फादर और माँ का ही होगा। और वो क्यों होगा रियल फादर और माँ का, इसको थोड़ा ध्यान से समझना। आपको पता है मैक्सिमम जो जीन होते हैं वो कहाँ होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, सॉरी मैक्सिमम जो जीन होते हैं वो कहाँ होते हैं, न्यूक्लियस के अंदर। तो आप मुझे बताना, और कुछ जीन होते हैं वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है। फादर का स्पर्म का ये न्यूक्लियस था, और आप मुझे बताना मदर का न्यूक्लियस तो हमने निकाल के इधर डाल दिया ना। तो इसका मतलब ये हो गया, ये जो बच्चा हो रहा है इस बच्चे में न्यूक्लियस तो उसके फादर का ही आ रहा है और न्यूक्लियस इसकी मदर का ही आ रहा है। और इसका मतलब इस बच्चे के अंदर मैक्सिमम जीन तो इसी के रियल मदर और फादर के आ रहे हैं। इसका मतलब रियल बच्चा तो इन्हीं का है, क्योंकि मैक्सिमम जीन तो इनके, थोड़े बहुत जीन इस डोनर के जो माइटोकॉन्ड्रिया है उसके अंदर आ रहे हैं। इसका मतलब ये हो गया, क्योंकि मैक्सिमम जीन जो है वो फादर के न्यूक्लियस और मदर के न्यूक्लियस से आ रहे हैं, इसी कारण रियल में जो ट्रिपल ये जो दिख रहा है आपको 3 पेरेंट, वो इन दोनों का होगा। हालांकि थोड़े बहुत जो जीन है वो इस डोनर बेबी के माइटोकॉन्ड्रिया के होंगे। इसी कारण इसके ऊपर बहुत सारे नैतिकता के सवाल भी खड़े होंगे कि इसके ऊपर कहीं वाली फीमेल ब्लेम कर दे कि मेरा बच्चा है, वो एक अलग इश्यू है, वो मुझे समझाना नहीं है आपको, ये चीज समझ में आ गई होगी आपको। अच्छा एक बात और, ये इसका मतलब हम कर क्या रहे हैं, हम माइटोकॉन्ड्रिया के कारण अनुवांशिक बीमारी को ट्रीट कर रहे हैं ना। कैसे ट्रीट कर रहे हैं, इस पूरी टेक्निक को हम क्या बोलेंगे, इस पूरी टेक्निक को हम बोलेंगे माइटोकॉन्ड्रियल रिप्लेसमेंट थेरेपी। क्यों बोल रहे हैं वो देखना। आप बताना क्या करा, हमने ये करा कि जो मदर का एग था इसके माइटोकॉन्ड्रिया को तो हमने यहीं रहने दिया, इसके न्यूक्लियस को निकाल लिया इधर। इसका मतलब हमने बेकार वाले माइटोकॉन्ड्रिया को रिप्लेस कर दिया और अच्छे वाले माइटोकॉन्ड्रिया ले लिए। तो इसका मतलब कैसे लिया हमको बता दिया। इसी कारण इस तकनीक को बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रियल रिप्लेसमेंट थेरेपी। थेरेपी का मतलब इलाज करना, माइटोकॉन्ड्रिया को रिप्लेस करने से इलाज करने को बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रियल थेरेपी। इसका दूसरा नाम है माइटोकॉन्ड्रियल डोनेशन, क्योंकि इसमें ये वाली फीमेल जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया को ही डोनेट करिए, वो न्यूक्लियस को डोनेट नहीं करिए। अच्छा एक बात और, ये 3 पेरेंट्स क्या होता है, सॉरी 3 पेरेंट्स बेबी क्या होता है समझ गए। मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, बात समझना। 3 पेरेंट्स बेबी किसके द्वारा है, आईवीएफ के द्वारा। कैसा है, क्योंकि पूरा काम बाहर ही हो रहा है, ये अंदर थोड़ी करा सकते हैं हम, ये तो एक कांच की ट्यूब में हो रहा है। अब बात समझना, नॉर्मल आईवीएफ में अगर आप समझ रहे हो तो नॉर्मल आईवीएफ में क्या होता था, एक बाहर टेस्ट ट्यूब के अंदर ये स्पर्म और ये जो एग है ये मिल जाते थे। इसी को तो हम आईवीएफ बोलते हैं ना। आईवीएफ का मतलब एक टेस्ट ट्यूब के अंदर आप स्पर्म ले लो और एक एग ले लो, इसको मिला दो, इसको हम आईवीएफ बोलते हैं। लेकिन इसमें क्या हुआ, मेरे ख्याल से ये जो ट्रिपल बेबी है इसमें क्या हुआ, हमने स्पर्म को बाहर लिया, हमने एग को बाहर लिया, लेकिन हमने एक और एग को बाहर लिया और इसमें पहले हमने इसको, इस न्यूक्लियस को बाहर निकाली, इसके न्यूक्लियस को डाल दिया। इसका मतलब आईवीएफ तो ये भी थी, आईवीएफ तो ये भी थी, पर इस आईवीएफ के अंदर हमने इसको भी ले लिया। इसका मतलब ये हो गया 3 पेरेंट्स बेबी का बनना आईवीएफ का एक बहुत एडवांस रूप है, क्योंकि नॉर्मल आईवीएफ ये थी, इस वाली आईवीएफ के अंदर हमने ये भी लिया, इसका न्यूक्लियस निकाला, फिर ये डाला, फिर इन दोनों को मिलाया, तो ये आईवीएफ है, ये आईवीएफ का एडवांस रूप है, एडवांस रूप। तो 3 पेरेंट्स बेबी जो है
ये आईवीएफ का और अधिक विकसित रूप है। तो थ्री पेरेंट्स बेबी आप समझ गए। थ्री पेरेंट्स बेबी के बारे में थोड़ी सी और डिटेल हम कर लेते हैं। उदाहरण से समझना है, मैंने आपको बता दिया थ्री पेरेंट्स बेबी जो है ये आईवीएफ का एक अधिक विकसित रूप है, ये समझ गए आप। क्योंकि आईवीएफ में तो केवल टेस्ट ट्यूब के अंदर बाहर शुक्राणु अंडे को मिलाते हैं, इसमें हमने टेस्ट ट्यूब में शुक्राणु अंडे को मिलाने के साथ साथ एक और अंडा लिया, उसको न्यूक्लियस को निकाला, इसके न्यूक्लियस को मिलाया, तो अधिक विकसित रूप हो गया। चलो ठीक है, आगे थ्री पेरेंट्स बेबी हम क्यों बनाते हैं? थ्री पेरेंट्स बेबी के बनने से क्या मैं ये कह सकता हूं कि इसके द्वारा माइटोकॉन्ड्रिया की जो अनुवांशिक बीमारी है उसका इलाज करते हैं। तो इसका मतलब थ्री पेरेंट्स बेबी में हम कर ही कह रहे थे, माइटोकॉन्ड्रिया के कारण जो अनुवांशिक बीमारी है उसको ही तो दूर कर रहे थे, ये भी समझ में आ गया। अब बात समझना, थ्री पेरेंट्स बेबी जो है वो दो तरीके से बना सकते हैं। ये दो मैंने आपको नाम लिख दिए, इनके बारे में मैं हल्के हल्का आपको समझा भी रहा हूँ। पहला तरीका मतलब ये थ्री पेरेंट्स बेबी हम कैसे बनाते हैं, पहला तरीका है मैटरनल स्पिंडल ट्रांसफर, इसको न्यूक्लियर स्पिंडल ट्रांसफर भी बोलते हैं। यहाँ पर स्पिंडल का मतलब क्या है मेरे ख्याल से समझ में नहीं आ रहा होगा आपको, समझो तो मेरे ख्याल से कुछ भी नहीं आ रहा होगा, मैं समझाऊंगा आपको। और दूसरा तरीका है वो है प्रो न्यूक्लियर ट्रांसफर। इन दोनों को समझते हम थोड़ा थोड़ा सा ताकि पूरा क्लियर हो जाए। तो देखते हैं, एक एक करके देखते हैं। पहला है न्यूक्लियर स्पिंडल ट्रांसफर। रियल में जो मैंने आपको अभी पढ़ाया ना वही है, देखना कैसे मैं स्टेप एक एक करके समझाऊंगा। ये मदर का एग ले लिया, ये मदर का न्यूक्लियस हो गया, ये मदर का माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, और इस माइटोकॉन्ड्रिया में रियल मां है, इस माइटोकॉन्ड्रिया में डिफेक्टिव माइटोकॉन्ड्रिया है। डिफेक्टिव माइटोकॉन्ड्रिया का मतलब इसमें बीमारी है। अब हम क्या करेंगे, जैसे मैं बता रहा हूं वैसे ही लेना। हमने एक डोनर का एग ले लिया, एक फीमेल जिसको हमने डोनर बना दिया, उसका अंडा ले लिया, उसके अंदर न्यूक्लियस है और उसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया है। ये वाला माइटोकॉन्ड्रिया कौन सा है, हेल्थी। अब हमने क्या करा, अब थोड़ा बहुत ध्यान से समझना, हमने यहाँ पर क्या करा, ये वाला जो डोनर एग है इसके न्यूक्लियस को तो बाहर निकाल लिया, और इधर से मदर के एग के न्यूक्लियस को भी बाहर निकाल लिया, और इस न्यूक्लियस को हमने इधर डाल दिया, और ये जो एग है इसको हमने इधर ले लिया। तो आप बताना इस एग में क्या होगा, ये वाला माइटोकॉन्ड्रिया है, ये कैसे माइटोकॉन्ड्रिया है, हेल्थी माइटोकॉन्ड्रिया, और ये न्यूक्लियस कौन सा है इसका, तो ये हमारा एग हो गया, ये हमारा एग हो गया। और अब हमने जो रियल फादर था, जो उस मदर का हस्बैंड था, वो ये रहा, इसका स्पर्म ले लिया, इन दोनों को मिला दिया, कहाँ मिला रहे हैं, कांच की बोतल में। इसका मतलब क्या कर रहे हैं हम, आईवीएफ। इसे जायगोट बन गया, और जो जायगोट बना इसको हम कहाँ पर डाल देंगे, माँ के अंदर। ये समझ गए बात। अब बात समझना, तो इसमें क्या क्या करा है आप देख लो। डोनर एग का न्यूक्लियस रिमूव कर लेते हैं, डोनर एग ये रहा, इसका डोनर एग का न्यूक्लियस को रिमूव बाहर निकाल लेते हैं। उसके बाद मदर के न्यूक्लियस को बाहर निकालते हैं, और बाहर निकाल के डोनर एग के अंदर ट्रांसफर कर देते हैं। तो इसके न्यूक्लियस को बाहर निकाला और डोनर एग में ट्रांसफर कर दिया, और उसमें आईवीएफ से इसको फर्टिलाइज कर देते हैं। उसके बाद मदर के अंदर इम्प्लांट कर देते हैं। अब बात समझना, इस पूरे केस के अंदर अगर मैं बात करूं तो एक एक करके देखते हैं। ट्रांसफर का मतलब होता है एक जगह से दूसरी जगह पर डालना। न्यूक्लियर का मतलब समझ गए, न्यूक्लियस, क्योंकि इसमें माँ के न्यूक्लियस का ट्रांसफर इसमें किया गया है, इसी कारण से हम बोल रहे हैं न्यूक्लियर ट्रांसफर। इसे मैटरनल ट्रांसफर क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इसमें माँ का न्यूक्लियस ट्रांसफर करा है, इसी कारण से मैटरनल भी बोल सकते हैं। पर आप बोलोगे सर बीच में स्पिंडल क्या हो गया, स्पिंडल को हम समझते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात इसकी कि स्पिंडल का मतलब क्या है। तो यहाँ पर स्पिंडल का मतलब समझाने की मैं कोशिश कर रहा हूँ, बात समझना। आपको पता ये अंडा है और ये भी अंडा है। अब मैं आपको बता रहा हूँ, और ये अंडे का न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस का मतलब केंद्रक। अंडा चाहे माँ का हो, अंडा चाहे डोनर का हो, किसका भी अंडा हो, अगर इस अंडे के न्यूक्लियस को हम देखें, इस न्यूक्लियस को हम देखें, तो देखना क्या रहा, ये रहा इसका न्यूक्लियस, ये मैंने यहाँ बाहर बना दी, ये पूरा न्यूक्लियस है। कौन सा न्यूक्लियस, ये रहा। चाहे इस न्यूक्लियस को देख लो आप, चाहे आप इस न्यूक्लियस को देख लो, ये रहा। चलो ठीक है, अब बात समझना। अगर आपको पता है, क्योंकि अंडा जो है किसी भी फीमेल में, किसी भी महिला में अंडा मासिक चक्र के 14 दिन ही बनता है। ये मैं मासिक चक्र पढ़ाऊंगा तब आपको बताऊंगा। तो ये पूरा अंडा है या ये पूरा अंडा है, इसका न्यूक्लियस ये रहा, ये मैं इसका न्यूक्लियस बना दिया। जब हम किसी भी महिला के अंडे के 14वें दिन को देखें, तो उस महिला के अंडे का जो न्यूक्लियस है उसकी पिक्चर ये रही। ध्यान से समझना, ये जो अंडा दिख रहा है, इस अंडे के अंदर ये जो केंद्रक, ये पूरा अंडा नहीं है, केवल केंद्रक है। इस केंद्रक के अंदर ये और ये दिख रहे हैं आपको, ये संरचना, इसका नाम क्या है, इसको हम बोलने में सेंट्रियोल बोलते हैं, पर आप इसके चक्कर में मत पड़ना। ये गुणसूत्र दिख रहे हैं आपको, ये गुणसूत्र पैर में होते हैं, आपको पता है गुणसूत्र पैर में होते हैं, ये गुणसूत्र पैर में। और ये जो गुणसूत्र है, ये गुणसूत्र क्या है, इस संरचना के द्वारा बहुत सारे धागे नुमा संरचना के द्वारा जुड़े हुए। ये धागे दिख रहे हैं आपको, धागे का मतलब फाइबर। इन फाइबर को हम बोलते हैं स्पिंडल फाइबर, हिंदी में तरकु तंतु। इसका मतलब क्या होता है, इस अंडा चाहे इस अंडे का न्यूक्लियस, ये रहा न्यूक्लियस, जब 14वें दिन पर हम देखें
तो इसके अंदर बहुत सारे स्पिंडल दिखते हैं। स्पिंडल का मतलब तरकु दिखते हैं हमको। और जब ये तरकु स्पिंडल दिखते हैं तो इसका मतलब जब हम न्यूक्लियस को निकाल रहे हैं तो न्यूक्लियस को हम कौन से वाले फॉर्म में निकालते हैं? न्यूक्लियस को हम स्पिंडल वाली फॉर्म में निकालते हैं, क्योंकि इस न्यूक्लियस के अंदर स्पिंडल है, इसी कारण से बोलते हैं न्यूक्लियर स्पिंडल फाइबर। ये आगे समझ में। चलो अब स्पिंडल का मतलब समझ गए। अब आगे देखते हैं सेकंड टेक्निक। और जो सेकंड टेक्निक है वो क्या है, उस सेकंड टेक्निक पर आऊं, पर उससे पहले एक वर्ड आएगा जिसको हम बोलते हैं प्रोन्यूक्लियस। तो प्रोन्यूक्लियस क्या है वो देख लेते हैं, क्योंकि सेकंड टेक्नोलॉजी का नाम क्या है? प्रो न्यूक्लियर ट्रांसफर। तो इसमें प्रो न्यूक्लियर आ रहा है तो हम देख लेते हैं प्रो न्यूक्लियस क्या होता है, थोड़ा ध्यान से समझना। आपको पता है ये एक बना दिया मैंने और ये एक का न्यूक्लियस बना दिया, और ये हमारा स्पर्म है और ये स्पर्म का न्यूक्लियस बना दिया। निषेचन कराएं, निषेचन में आपको पता है ये दोनों मिलेंगे। चलो ठीक है, इनको मिलाओ। अब बात समझना जो मैं आपको बोलूं, जब इन दोनों के बीच में निषेचन होता है, किसमें? अंडे के बीच में और शुक्राणु के बीच में, तो ये मैंने आपको अभी बता दिया केवल स्पर्म का न्यूक्लियस ही जाएगा अंदर, तो ये स्पर्म का न्यूक्लियस गया। अब बात समझना, जैसे ही स्पर्म का न्यूक्लियस अंडे के अंदर जाता है, जब ये दोनों मिल जाएंगे तो इसको तो निषेचन बोल देंगे। लेकिन जैसे ही ये न्यूक्लियस अंदर जाता है अंडे के अंदर, इस अंडे के न्यूक्लियस में कुछ बदलाव आते हैं, और ये जो शुक्राणु है, इस शुक्राणु का जो न्यूक्लियस जा रहा था जब अंडे के अंदर, इस शुक्राणु के न्यूक्लियस में भी कुछ बदलाव आते हैं। मेरे कहने का मतलब ये है, जैसे ही अंडे के अंदर शुक्राणु का न्यूक्लियस प्रवेश करता है, इस न्यूक्लियस में भी कुछ चेंज आते हैं, और जब चेंज आते हैं इस कब आते हैं? जैसे ही अंडे में जाएगा। और जैसे ही शुक्राणु का न्यूक्लियस अंदर जाता है अंडे में, अंडे के न्यूक्लियस में भी चेंज आता है। कब आता है? इन दोनों के मिलने से पहले। इसका मतलब क्या हुआ सुनना, निषेचन प्रक्रिया के दौरान अंडे के न्यूक्लियस और शुक्राणु के न्यूक्लियस में बदलाव आता है, और इस बदलाव वाले न्यूक्लियस को हम बोलते हैं प्रोन्यूक्लियस। और जब ये प्रोन्यूक्लियस बनते हैं तो देखना इसमें भी चेंज आया, इसमें भी चेंज आया, और जब चेंज आया तो अब ये क्या बन गया? ये प्रोन्यूक्लियस बन गया, और ये क्या बन गया? प्रोन्यूक्लियस। इसको न्यूक्लियस नहीं बोलेंगे, और ये दोनों प्रोन्यूक्लियस आपस में मिल जाते हैं। इसका मतलब निषेचन की परिभाषा और सही करो। पहले क्या बोलते थे हम? स्पर्म और एग का मिलना निषेचन। फिर हमने क्या बोला? स्पर्म के एग और एग के एग का मिलना, सॉरी एग के न्यूक्लियस का मिलना निषेचन। और अब मैं क्या बोल रहा हूं? अब मैं बोल रहा हूं अंडे के प्रोन्यूक्लियस और स्पर्म के प्रोन्यूक्लियस का मिलना। प्रोन्यूक्लियस क्या होता है? निषेचन प्रक्रिया से पहले। निषेचन का मतलब इन दोनों के मिलने से पहले इसमें भी कुछ बदलाव आए, इसमें भी कुछ बदलाव आए, और इनको बोल दिया प्रोन्यूक्लियस, और फिर ये प्रोन्यूक्लियस मिल जाते हैं, तो इसको हम बोलते हैं प्रोन्यूक्लियस। ये देख लेना आप। व्हेन स्पर्म न्यूक्लियस, जब स्पर्म का न्यूक्लियस अंडे के अंदर प्रवेश करता है तो क्या होता है? बिफोर स्पर्म और एग न्यूक्लियस, शुक्राणु और अंडे के न्यूक्लियस के मिलने से पहले दोनों के न्यूक्लियस में कुछ परिवर्तन आता है। तो स्पर्म के न्यूक्लियस में भी परिवर्तन आया है, इसलिए इसको हम बोलते हैं स्पर्म प्रोन्यूक्लियस, और एग के न्यूक्लियस में भी परिवर्तन आया है, इसे हम बोलते हैं एग प्रोन्यूक्लियस। और इन प्रोन्यूक्लियस के मिलने को हम बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। तो प्रोन्यूक्लियस क्या होता है? जस्ट निषेचन के पहले जो न्यूक्लियस होता है उसको बोलते हैं प्रोन्यूक्लियस। और आगे वाली टेक्नोलॉजी अब आपके समझ में आ जाएगी। तो सेकंड टेक्नोलॉजी क्या है? प्रोन्यूक्लियर ट्रांसफर। देखना थोड़ा टिपिकल है। प्रोन्यूक्लियर ट्रांसफर क्या होता है वो देखना। ये मैंने फादर का स्पर्म ले लिया, ये मदर का एग ले लिया, ये मदर का न्यूक्लियस हो गया। मदर के अंदर आपको पता है यहाँ पर ये जो एग इसमें डिफेक्टिव माइटोकॉन्ड्रिया है, और ये बाहर निकाल लिया हमने, स्पर्म को भी बाहर निकाल लिया, इसको भी बाहर निकाल लिया। आईवीएफ टेस्ट ट्यूब के अंदर हमने इन दोनों को मिला दिया, और इन दोनों के मिलने से आप बताओ क्या हो गया? या स्पर्म का एक न्यूक्लियस आ गया, ये फादर का न्यूक्लियस आ गया। ये क्या बन गया हमारा? जाइगोट। और आपको पता है जाइगोट बोल दो या एम्ब्रियो बोल दो एक ही बात है। अब बात समझना, ये जाइगोट बना, ये एम्ब्रियो बना, इसके अंदर दोनों न्यूक्लियस मिले नहीं है अभी, और आपको पता है ये न्यूक्लियस नहीं है, प्रोन्यूक्लियस है, क्योंकि और ये प्रोन्यूक्लियस मिल जाएंगे तो फिर न्यूक्लियस ही बन जाएगा। अभी तक मिले नहीं है, क्योंकि मिलने को निषेचन बोलेंगे। ये माइटोकॉन्ड्रिया, ये मैंने प्रोन्यूक्लियस। चलो ये मेल प्रोन्यूक्लियस और ये फीमेल प्रोन्यूक्लियस, ध्यान रखना मिले नहीं है अभी तक। चलो ठीक है। ऐसा ही मैंने एक काम दोबारा करा, और दोबारा काम मैंने क्या करा? वापस फादर का स्पर्म, वही फादर है, लेकिन यहाँ पर जो अंडा है ये मैंने डोनर का ले लिया। यहाँ तो इसी की वाइफ का एक था, यहाँ पर क्या हुआ? इसकी वाइफ नहीं, कोई डोनर वाइफ है। ये इसका माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, और इसका ये आपको पता न्यूक्लियस हो गया। वापस मैंने वही काम कर दिया, इसके प्रोन्यूक्लियस ये रहे और इसके प्रोन्यूक्लियस ये रहा। अब हम क्या करेंगे वो देखना। इस वाले केस में ये भी जाइगोट बन गया, ये एम्ब्रियो बन गया, तो हमारे पास दो एम्ब्रियो बन चुके हैं, दो भ्रूण बन चुके हैं, दो यूगुनज बन चुके हैं। अब इस केस में हम क्या करेंगे? ये जो दिख रहा है आपको, ये जो जाइगोट, ये जो डोनर का जाइगोट बना, इसको बाहर निकाल लेंगे।
किसको, दोनों प्रोन्यूक्लियस को बाहर निकाल लेंगे और इन दोनों के प्रोन्यूक्लियस को हम इधर डाल देंगे। तो आप मुझे बताना, इसका तो बाहर निकल गया और इसका डाल दिया, और ये क्या करेगा, अब इसको हम नष्ट कर देंगे और इसके अंदर दोनों के प्रोन्यूक्लियस आ गए और इसको हम क्या करेंगे, ये जायगोट हो गया, अब इसको हम मां के अंदर इम्प्लांट कर देंगे। अच्छा ऐसा क्यों करा, आप मुझे बताना। ये दोनों प्रॉब्लम तो किस में थी, माइटोकॉन्ड्रिया में थी ना। इस माइटोकॉन्ड्रिया तो हमने यहीं छोड़ दिया और ये दोनों के प्रोन्यूक्लियस को हमने यहाँ पर ले लिया। तो इस प्रोन्यूक्लियस को क्यों लिया, क्योंकि आप मुझे बताना इसके रियल पेरेंट्स कौन है। इसके रियल पेरेंट्स तो आपको पता है, ये माता और पिता ही है। तो इसी का हमने न्यूक्लियस ले लिया, इसी का हमने न्यूक्लियस ले लिया और इसको ट्रांसफर कर दिया। तो बताओ इसमें ट्रांसफर किसे कर रहे हैं, इसमें ट्रांसफर कर रहे हैं प्रोन्यूक्लियस को, और ये ट्रांसफर हो जाएगा। इसके बाद ये दोनों मिल जाएंगे यहाँ पर और मिलके ये केंद्रक बन गया पूरा एक। और आप मुझे बताना क्या हो जाएगा, ये जायगोट हो गया, एम्ब्रियो हो गया। इसके बाद इसको इसकी रियल मां के अंदर ट्रांसफर कर देंगे। ये चीज समझ में आ गई दोनों। थैंक यू। थोड़ा स्पीड ज्यादा थी, पर आपको स्पीड अगर तेज लग रही है तो आप इसको स्लो करके देख लेना। मेरे ख्याल से बहुत कंसेप्टिव क्लास थी और मेरे ख्याल से इतने कंसेप्ट आपको कहीं और जहाँ तक मेरे ख्याल से समझ में नहीं आएंगे। मैंने पूरी कोशिश करी है आपको समझ में आ जाए, कंसेप्ट आपको क्लियर हो जाए। थैंक यू।